afternoon, everyone. I hope all of you are doing well. Right. So, how's everyone? Good. How's studies going? How's everything in life? Good. Okay. Great. 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 पढ़ाई अच्छी चल रही है चारों सब्जेक्ट्स की? Yes. Very good. Very good, Apurva. Right. Okay. Now I hope Apurva अब तो pronounce सही किया ना मैंने नाम? तो गलती से हो गया था बेटा लास्ट टाइम. ठीक है? हाँ जी. Okay. Yes. Okay. Great. Great. Okay, guys. So last time we were talking about sex determination, right? So everyone completed with the linkage. Linkage तक का complete हो गया. Okay, had lockdown birthday celebration. It was fun. Great, Sanya. Belated happy birthday, dear. Right. So family के साथ enjoy किया birthday पे. Good. That's great. बेटा कोचिंग ऑफलाइन क्लासेस आपकी ओपन तभी होंगी जब गवर्नमेंट से हमें ऑर्डर मिलेगा, राइट, उसको एग्जीक्यूट करने का. राइट, अभी तक तो एज सच कोई ऑर्डर नहीं है. आगे पता नहीं क्या सिचुएशन आती है. लॉकडाउन 5 आ चुका है. राइट, तो म्यूटेशन मैं अभी करा रही हूँ बेटा को. राइट, राना मैं अभी बताने वाली हूँ उसमें. राइट, तो इसमें बेसिकली बच्चा लॉकडाउन की सिचुएशन क्या चल रही है क्या नहीं चल रही ये आप सब जानते ही हो. राइट, तो अभी कुछ कुछ चीज़ें खोल दी हैं. मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि जून एंड तक खुल जाए या जुलाई में मिड ऑफ द जुलाई तक. हम ये होप कर रहे हैं कि शायद हमें परमिशन मिल जाए, राइट, ताकि हम ओपन अप कर सकें. आपकी नॉर्मल क्लासेस जैसे ऑफलाइन पहले चलती थी, राइट, तो उस तरीके से ओपन हो सके. राइट, अच्छा एक बात बताओ, राइट, ये पीपीटी के थ्रू और बोर्ड के थ्रू कौन सा बेटर है आप लोगों के लिए? कौन सा मेथड ज़्यादा सूटेबल लगता है? ये वाला मेथड सही लग रहा है? राइट, पीपीटी वाला सही लग रहा है जोया? ओके, बोर्ड समर सिंह, बोर्ड समर सिंह, पीपीटी. ओके, बोर्ड वाला आई एम जस्ट अरेंजिंग. राइट, देखते हैं कि बोर्ड वाला अरेंज कर पाए आपके लिए ताकि बोर्ड पे पढ़ा पाए. राइट, बोर्ड वाला, हाँ मुझे पता है बोर्ड पे पढ़ते थे तो खुद लिखते थे नोट्स को, तो वो ज़्यादा हैबिट में रहता है, वो ज़्यादा अच्छे से याद रहता है. राइट, मोर कंटेंट टू स्टडी इन वन क्लास टू पीपीटी. हाँ ये चीज़ ज़रूर है, एक कंटेंट ज़्यादा हम पढ़ लेते हैं क्लास में. ये पॉइंट बिल्कुल सही है जोया का. राइट, पीपीटी के थ्रू. लेकिन पॉइंट ये है कि बस वो चीज़ें अच्छे से आपको समझ आए. राइट, मेन ग्राउंड वही है उस चीज़ का. राइट, हाँ अब ये भी होगा कि बोर्ड से पढ़ाना होगा तो मेरी मेहनत कम हो जाएगी. तो मुझे 4 घंटे की मेहनत लग जाती है आपके नोट्स बनाने में. राइट, तो वो मेरा भी काम कम हो जाएगा. राइट, आपका थोड़ा काम बढ़ जाएगा, है ना. राइट, तो लेट अस सी कैसे होता है. राइट, तो आगे देखते हैं अगर बोर्ड का हो पाए एक बार प्रॉपर अरेंजमेंट अच्छे से. राइट, तो उसका एक बार सेटअप करके देखेंगे. राइट, बोर्ड वाला. और अच्छा एक चीज़ और सबको पता होगी कि अभी सबने अपनी ईमेल आईडी दे दी है. राइट, जिसके थ्रू आपको रजिस्टर करना है आगे से क्लासेस के अंदर. राइट, समटाइम वीडियो का, हाँ ये पॉइंट अंकित रहता है. राइट, बोर्ड में ये पॉइंट है बेटा कि बोर्ड के अंदर कभी वीडियो ब्लर हो गई, कभी नेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ तो उस पॉइंट से प्रॉब्लम हो सकती है. अच्छा, जिसने ईमेल आईडी नहीं दी है अभी तक, राइट, वो अपनी ईमेल आईडी दे दें वहाँ पर जो आपको लिंक दिया गया उसमें एंटर कर दें. राइट, बिकॉज फ्रॉम द कमिंग क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोसेस. राइट, कमिंग क्लास से हम ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. आपको मेल आया होगा बच्चे. राइट, आकाश के थ्रू यू गेट अ मेल. राइट, जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जिसपे सारे आकाश के मेल्स आते हैं. राइट, वहाँ एक मेल आया होगा, वहाँ आपको रिवर्ट बैक करना होगा कि आपकी ये पर्टिकुलर जूम आईडी है जिससे आप लॉगिन करोगे, जो मैं वेरीफाई करूंगी टू लेट यू एंटर इन द क्लास. क्योंकि अब आप मंडे से आपकी क्लास में एंट्री तभी होगी जब आपकी वो ईमेल आईडी वेरीफाइड होगी मेरे पास. राइट, तो इसीलिए जिस सोर्स ऑफ ईमेल आईडी से आप चलाओगे वो सोर्स ऑफ ईमेल आईडी आपको बस मेंशन कर देना है. राइट, वहाँ पर, ताकि वो मेरे पास सब कुछ आ जाए. राइट, और उसको यूज़ कर सके. टेलीग्राम पे भी हमको शायद एक लिंक भेजा होगा. राइट, अमित सर के नाम से एक लिंक आया होगा टेलीग्राम पे भी, जहाँ बाकी बच्चों ने भेजा है. एक बार कांटेक्ट करो सबसे और उसके थ्रू बेसिकली वो प्रोसेस को आगे बढ़ाओ. राइट, ताकि वो प्रॉपर मिल जाए इन्फॉर्मेशन सब कुछ. ठीक है, तो वो चीज़ें करो. राइट, और उसी के साथ साथ बेटा आपका मंडे से क्लास का फिर सिस्टम वैसे हो जाएगा. तो आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक आया करेगा. रजिस्ट्रेशन लिंक पे यू हैव टू क्लिक. राइट, और क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन लिंक पे, या टेलीग्राम पे लिंक आया ना, हाँ दैट्स फाइन. राइट, रजिस्ट्रेशन लिंक के बाद जब मैं आपको अलाउ करूँगी तो यू विल बी एंटर इन द क्लास. राइट, यस श्रेया, मे बी नेक्स्ट क्लास के लिए क्योंकि किसी एक क्लास में ट्राई होना था तो शायद आपकी सेकंड क्लास के लिए ट्राई हुआ होगा. राइट, मैंने ट्राई अभी नहीं किया है. राइट, क्योंकि मेरे को अभी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं आई थी. राइट, शायद केमिस्ट्री वाले सर को इन्फॉर्मेशन पूरी आ गई होगी तो उन्होंने आपको मेल किया होगा. नहीं तो मंडे से हर क्लास में हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है. मंडे से आपको हर क्लास में पता चली जाएगा कि कैसे करना है. ठीक है, राइट, फाइन एवरीवन.
ओके गाइस, सो अब आगे बढ़े टॉपिक में, राइट। सो लास्ट टाइम तक बच्चा हमने लिंकेज का टॉपिक कंप्लीट किया था, सेक्स डिटर्मिनेशन कंप्लीट किया था, एंड आई होप सेक्स डिटर्मिनेशन सबको क्लियर है। एलोजोमिक, नॉन एलोजोमिक, एनवायरमेंटल मोड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, एवरीवन कंप्लीटेड विद द पॉइंट, राइट। किसी को कोई डाउट उसमें? अच्छा, हमने सेक्स डिटर्मिनेशन पूरा कर लिया था, एनवायरमेंटल मेथड हो गए थे कंप्लीट लास्ट टाइम, राइट। एनवायरमेंटल मेथड वाला पॉइंट, राइट, रैपिड्यूला बोनेलिया वाला पॉइंट जो हमने किया था, गुड। ओके, तो मतलब म्यूटेशन से स्टार्ट करना है ना आज हमें, फाइन। अच्छा, उसी से पहले, राइट, आपको कुछ टर्म्स मैंने पढ़ाई थी, राइट, तो फटाफट से मुझे जरा बताओ सेक्स लिमिटेड ट्रेट के बारे में, राइट। एक्सप्लेन मी अबाउट सेक्स लिमिटेड ट्रेट, सिंगल सिंगल 2-3 वर्ड्स में मुझे उसको एक्सप्लेन करो कि सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स कैसे समझाओगे मुझे, राइट। Yes, sex limited traits. कौन से traits थे basically? Right, limited to one sex, found in both but expressed in one. Very good. Right, they are being found in both but expressed in one. एक ही के अंदर express होंगे हमारे पास, एक ही sex से limited रहेंगे, बिल्कुल ठीक है। The trait is limited to the one sex only. Right, जहाँ पर trait आपका दोनों बिल्कुल right सान्या, राइट, दोनों सेक्सेस में वो ट्रेट अवेलेबल है, लेकिन एक में कुछ ज्यादा अमाउंट में है, एक में कुछ कम अमाउंट में, तो उसे क्या कहते हैं हम? सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, right, that is named as sex influence trait. Okay, any example of the Hollandric trait, beta? Any example of the Hollandric trait? Hollandric trait, निकुंज टेलीग्राम पे लिंक आया होगा बेटा। बिल्कुल, TDF फैक्टर, SRY जीन, हाइपरट्राइकोसिस, राइट, पोर्क्यूपाइन स्किन, ये बेसिकली क्या थे हमारे पास? होलैंड्रिक ट्रेट, एब्सोल्युटली करेक्ट, दे आर द एग्जांपल फॉर द होलैंड्रिक ट्रेट्स, राइट, वेरी गुड, राइट। उसी के साथ साथ एक वर्ड पढ़ा था गाइनेंड्रोमॉर्फ, राइट। व्हाट इज गाइनेंड्रोमॉर्फ? गाइनेंड्रोमॉर्फ क्या था हमारे पास? Gynandromorph, right, human or half male half female, very good, half male half female in the case of the Drosophila, where one population is A plus XX, one population is A plus XO, तब हमें condition मिली थी that half male and half female population is there, right, we name that as the Gynandromorph, very good, right। अच्छा, उसी के बाद हमने कहा था there is a one method called आपका ZZZO method that is showing male heterogamity or female heterogamity. What that is basically showing? Male heterogamity or female heterogamity? Female heterogamity, very good Ankur, female heterogamity, male heterogamity in the X system, XXXY, XXXO is the female heterogamity, ZZ male heterogamity, sorry, और ZZZO और ZZZW is the female heterogamity, ये point specifically याद रखना, बिल्कुल ठीक है, right। अब आगे बढ़ जाएं आज नए टॉपिक से, that is starting with the process of mutation. Let's begin with the mutation now. म्यूटेशन से स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर करना है आज मैं तीनों टाइप म्यूटेशन की क्लियर करूंगी आपको उसमें, राइट। और जितने इसमें क्रॉसेस बनाने हैं आज बहुत अच्छे से आपको क्रॉसेस भी बनाने हैं क्लास के अंदर, राइट, तो सबके पेन पेपर रेडी रहे एकदम, राइट। अच्छा, असाइनमेंट हो गया है, एवरीवन कंप्लीटेड विद द असाइनमेंट? कर लिए हैं सारे क्वेश्चन सेकंड असाइनमेंट के? आई एम जस्ट वेटिंग कि सेकंड असाइनमेंट खत्म हो तो आपका थर्ड असाइनमेंट दिया जाए, राइट। ओके, याद है कि नहीं है? याद है, सेकंड असाइनमेंट करना था। Okay, so today we are going to discuss the second assignment at the end of the class, right? So सबसे पहले यहाँ पर आपका इतना पार्ट कंप्लीट करते हैं म्यूटेशन वाला, फिर स्टार्ट करेंगे। Okay guys, right? So let me have the PPT over here and let's start with the mutation. Okay, Zoya, school exam is going on. Okay, okay, okay. अच्छा, स्कूल में अभी चल रहे हैं एग्जाम्स वगैरह? सबके हो रहे हैं स्कूल के एग्जाम्स या स्कूल की क्लासेस अभी भी रनिंग है? अच्छा, रनिंग है स्कूल की क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन? अच्छा, ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह लेट है ना, फाइन फाइन, क्लासेस आर रनिंग, ओके। एग्जाम्स आल्सो गुड, तो हर जगह से ऑक्यूपाई कर रखा है आपको अच्छे से, चलो अच्छी बात है, राइट। तो बातें हैं जरा म्यूटेशन पे। ओके एवरीवन, एग्जाम्स आल्सो ओके नितेश, राइट। नाउ म्यूटेशन पे आते हैं बेटा, राइट। तो अब म्यूटेशन क्या है हमारे पास? म्यूटेशन का मतलब ऑल्टरेशन होना, राइट, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, क्रोमोसोम के नंबर में या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन में, राइट। तो म्यूटेशन का मतलब इट्स अ रैंडम और अ सडन चेंज व्हिच इज हैपनिंग, राइट, जो एक डिसकंटिन्यूअस सोर्स है वेरिएशन का। वेरिएशन के बच्चे दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस सोर्स, एक होता है डिसकंटिन्यूअस सोर्स। अब क्या इसका मीनिंग होता है, बहुत ध्यान से क्या करना है। एक ऐसा वेरिएशन का सोर्स जो बेसिकली जनरेशन टू जनरेशन आगे हमेशा मूव ऑन करेगा,
always it is going to move on. That is called as a continuous source of variation. For example, if I talk about recombination, अगर मैं रिकॉम्बिनेशन की बात करती हूँ तो रिकॉम्बिनेशन हर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पास ऑन होता रहेगा, तो दैट फॉर्म द कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन. लेकिन अगर वहीं पर हम कहें कि हमारे पास हाँ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो चेंज हो रहा है वो चेंज आज एक जनरेशन में मिला, आगे 2-3 जनरेशन में स्किप हो गया, 4 जनरेशन में फिर आ गया, राइट, तो वो स्किप होने के बाद मुझे मिल रहा है, दैट बिकम्स एज अ डिसकंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन की कंटिन्यूटी नहीं है, राइट. तो वी सिंपली से बेटा कि रिकॉम्बिनेशन, अगर रिकॉम्बिनेशन होता है, राइट, ओके, वेट, हाँ अब ठीक है, अब क्लियर है, अब नहीं आएगी, सेटिंग चेंज हो गई मुझे लगता है, चलो कोई नहीं, अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी हमको, फाइन, राइट. ओके गाइस, तो अब हमने यहाँ पर ये डिफाइन किया कि इन द केस ऑफ दिस कंप्लीट, राइट, तो हमने कहा म्यूटेशन इज बीइंग द वन व्हिच इज अ रैंडम एंड अ सडन चेंज इन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, राइट, एज अ डिसकंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन. व्हाई डिसकंटिन्यूअस? क्योंकि म्यूटेशन हर जनरेशन में फॉलो अप होगा, इट्स नॉट अ कंपल्शन, दैट्स व्हाई इट्स अ डिसकंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन लीडिंग टू, जिसकी वजह से क्या होता है, राइट, लॉस ऑफ फंक्शन, फंक्शन का लॉस होगा, राइट, तो लॉस ऑफ फंक्शन होगा, मेजरली डिफाइंस एज द म्यूटेशन, right. Okay, now one thing remember guys, mutations are generally recessive in nature. अधिकतर mutations recessive होती हैं, अधिकतर mutations होती हैं जो recessive gene में होती हैं, राइट. अब recessive होने की वजह से, recessive होने के दो रीजन होते हैं, एक तो अधिकतर म्यूटेशन recessive gene के अंदर होती है, और दूसरी जो होती है ना, मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर द वन जो एक्सप्रेस ऑन द डोमिनेंट बेसिस नहीं करती, क्योंकि डोमिनेंट में तो ये होता है ना कि हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस करना है और डोमिनेंट में होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस करना है, लेकिन रेसेसिव तो सिर्फ होमोजाइगस में एक्सप्रेस कर सकता है. इसीलिए म्यूटेशन भी कब एक्सप्रेस करती है, जब टोटल होमोजाइगस कंडीशन होती है, अदरवाइज एक्सप्रेस नहीं करते. इसी वजह से हम लेके चलते हैं कि म्यूटेशंस आर रेसेसिव इन नेचर, राइट. मे और मे नॉट बी लीथल, जैसे हमने लिथैलिटी पढ़ा था, हमने कहा कि म्यूटेशन हो सकता है लीथल हो सकता है लीथल ना हो सकता है, डेथ कॉज करे, हो सकता है डेथ कॉज ना करे, राइट. मेजरली कॉजेज द लॉस ऑफ फंक्शन, राइट, लॉस ऑफ फंक्शन को भी कॉज कर सकता है, और कभी कभी गेन ऑफ फंक्शन को भी लॉस करता है, राइट. कभी कभी क्या होता है कि एक जीन ऑलरेडी एक ऑर्गेनिज्म में डिसफंक्शनल था, राइट, आज एक म्यूटेशन हुई, वो म्यूटेशन होने की वजह से, वो डिसफंक्शनल की वजह से जीन फंक्शनल बन गया, राइट. तो अगर वो जीन फंक्शनल बन गया तो उसने क्या कर दिया, गेन ऑफ फंक्शन कर दिया, राइट. सो इसीलिए हमने कहा म्यूटेशन की वजह से एट सम टाइम, एट अ वेरी रेयर टाइम रादर आई कैन से, राइट, कि दैट गेन ऑफ फंक्शन एक्चुअली हैपन, अदरवाइज इट विल लीड्स टू द लॉस ऑफ फंक्शन ओनली, राइट. तो हमने कहा म्यूटेशन हमारे पर रेसेसिव है, लीथल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, राइट, लॉस ऑफ फंक्शन कॉज कर सकते हैं, बहुत ही रेयरली गेन ऑफ फंक्शन भी कॉज करते हैं. अब म्यूटेशन के इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं? इफेक्ट का मतलब कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, क्रोमोसोम के नंबर्स ऑल्टर हो गए, राइट, उसके ऊपर जो जीन की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट थी वो ऑल्टर हो गई, उनमें से कोई ना कोई एक पर्टिकुलर टाइप का ऑल्टरेशन होना, दैट डिफाइंस द कंप्लीट म्यूटेशन. अंडरस्टूड एवरीवन? सबसे पहले लाइन का मीनिंग समझ आ गया सबको अच्छे से, राइट. अच्छा, अब आप इवोल्यूशन जब चैप्टर पढ़ोगे ना, इवोल्यूशन चैप्टर में यू ऑल आर गोइंग टू स्टडी वन थ्योरी व्हिच इज कॉल्ड एज अ म्यूटेशन थ्योरी, और मे बी अभी पढ़ भी रहे होगे, राइट. म्यूटेशन थ्योरी ने ही सबसे पहले बताया था कि म्यूटेशन इज अ डिसकंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन, व्हिच वाज गिवन बाय ह्यूगो डी वेरीज ने स्टेटमेंट दी थी, राइट, व्हाइल वर्किंग ऑन लियानाथेरा अमार्कियानम, राइट. पढ़ा लियानाथेरा अमार्कियाना, दैट इज बीइंग द वन दैट इज इवनिंग प्रिमरोज, उसके ऊपर काम किया था, एंकन शीप के ऊपर काम किया था. कुछ पढ़ा अभी तक यहाँ पर जूम में ये वाली चीजें, म्यूटेशन थ्योरी, राइट. अदरवाइज तो एक्सपेरिमेंट आपको समझ आएगा, वरना नहीं आएगा, राइट. नहीं, ओके, नो वरीज. तो जब पढ़ोगे ना तो ये चीज वहाँ सर आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे, राइट. म्यूटेशन थ्योरी इवोल्यूशन में जब पाओगे तो इवोल्यूशन में हम कहते हैं म्यूटेशन थ्योरी इज देयर, राइट, व्हिच विल लीड्स टू द म्यूटेशन थ्योरी ने सिर्फ इतना समझाया कि देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ द वेरिएशन वेयर म्यूटेशन इज आल्सो वन ऑफ द सोर्स बट नेम्ड एज अ डिसकंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन, राइट, लीडिंग टू द लॉस ऑफ फंक्शन जनरली. फाइन एवरीवन, राइट. तो इसीलिए म्यूटेशन सबसे पहले जो एज अ रेफर किया गया था ना, दैट वाज डन बाय ह्यूगो डी वेरीज, राइट. ह्यूगो डी वेरीज ने डिफाइन किया था. अब हमने कहा कि क्या क्या टाइप्स हैं म्यूटेशन के इफेक्ट के बेसिस पे, राइट, कि क्या इफेक्ट्स हैं, क्या उसके बेसिकली सिनेरियोज है, क्या वो कॉज करता है जिसकी वजह से हम म्यूटेशन पढ़ते हैं. तो हमने कहा अगर म्यूटेशन की वजह से, बहुत ध्यान से, अगर म्यूटेशन की वजह से, एक रैंडम चेंज की वजह से क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो जाते हैं या सेल की प्लॉइडी चेंज हो जाती है, तो उस म्यूटेशन को आप नाम देते हो जीनोमैटिक म्यूटेशन, राइट. तो हमने कहा जीनोमैटिक म्यूटेशन इज द वन,
जिसमें एक म्यूटेशन होने की वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो गए या प्लॉइडी ऑफ सेल चेंज हो गए, राइट, दैट इज 2n से 4n बन जाना, 2n से n बन जाना, या फिर 46 क्रोमोसोम से 47 हो जाना, 46 क्रोमोसोम से 45 हो जाना, तो जीनोम के वैल्यू और नंबर में चेंज होना, दैट इज कॉल्ड जीनोमैटिक म्यूटेशन। फाइन। अगर मैंने कहा कि अब अगर म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, स्ट्रक्चर का मतलब क्रोमोसोम का साइज मान लो मेरे पास जितना था वो उस पर्टिकुलर साइज में कुछ आपने पार्ट उसका डिलीट कर दिया, कुछ पार्ट आपने उसका डुप्लीकेट करा दिया, राइट, कुछ पार्ट आपने उसका क्या कर दिया, एक्सचेंज करा दिया दो क्रोमोसोम के बीच में, राइट, तो स्ट्रक्चर में ऑल्टरेशन होना, दैट इज कॉल्ड एज द क्रोमोसोमल एबरेशन। एबरेशन इज अनदर मीनिंग फॉर द म्यूटेशन इन स्ट्रक्चर, जब स्ट्रक्चर में चेंज होता है। जीन म्यूटेशन का मतलब ऐसा म्यूटेशन जहां आपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ऑल्टर कर दिया। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को मतलब बेस पेयरिंग को, पहले एटी का बेस पेयर था, अब आपने जीसी का बेस पेयर बना दिया, बेस पेयरिंग चेंज कर दी, बेस पेयरिंग चेंज होने की वजह से आगे पूरे सेल का फंक्शन चेंज हो गया, राइट, तो वो म्यूटेशन क्या कहलाई गई हमारे पास, जीन म्यूटेशन। एवरीवन अंडरस्टैंड? तो इफेक्ट के बेसिस पे कौन कौन सी म्यूटेशन होगी, सबके फ्लो चार्ट साथ साथ बनते जाए म्यूटेशन के टॉपिक में। नंबर फर्स्ट हमारे पास जीनोमैटिक म्यूटेशन मींस चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम और द प्लॉइडी वैल्यू, प्लॉइडी लेवल, राइट। क्रोमोसोमल एबरेशन मींस चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन म्यूटेशन मींस चेंज इन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब हम इनमें से एक एक करके तीनों कैटेगरी को पढ़ेंगे, उनके सब टाइप्स पढ़ेंगे, उनके रीजंस पढ़ेंगे, तो पूरा डिटेल में आज की क्लास इन तीन टॉपिक पे जाएगी, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे द वेरी फर्स्ट विच इज जीनोमैटिक म्यूटेशन, राइट। रिमेंबर थिंग गाइस, इस पार्ट से नीट में 1 और 2 क्वेश्चन इज गोइंग टू बी फिक्स्ड। इस पूरे चैप्टर में से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 8 क्वेश्चन भी आएंगे, राइट। तो अगर मैं 4 या 5 क्वेश्चन मिनिमम लेके चलूँ कि चलो 4-5 तो आएंगे ही आएंगे, एक क्वेश्चन म्यूटेशन में फिक्स है, राइट। जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसकी केस स्टडीज हैं, इन पे क्वेश्चन आना ही आना है, राइट। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। एक तरफ से नीट क्वेश्चन शायद लिंकेज पे ना दे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि म्यूटेशन पे क्वेश्चन ना आया हो, राइट। सो इसीलिए बहुत ध्यान से, भले ही मैच द फॉलोइंग आ जाए, भले ही सिंड्रोम का नाम आ जाए, क्योंकि अब आगे का चैप्टर ना पूरा इसी से लिंक्ड है। जो मैं आगे आपको पूरे ह्यूमन जेनेटिक्स स्टार्ट करने वाली हूँ नेक्स्ट क्लास से, वो ह्यूमन जेनेटिक्स पूरा इसी पे बेस्ड है कि कैसे म्यूटेशन हुई और कैसे ह्यूमन में डिसऑर्डर्स डेवलप, ठीक है, राइट। तो अब सबसे पहले कैटेगरी पे आते हैं बच्चा, दैट इज जीनोमैटिक म्यूटेशन। जीनोमैटिक म्यूटेशन का मतलब ऑल्टरेशन होना, ऑल्टरेशन का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज होना नंबर में और सेट ऑफ क्रोमोसोम में। इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज 46, अगर मैं ह्यूमन का एग्जांपल लेके चलूंगी सब कंडीशंस में, राइट। 46 अगर क्रोमोसोम्स है तो 46 से मैंने 45 कर दिए, 46 से मैंने 43 कर दिए, राइट, 46 से मैंने 47 कर दिया, 48 कर दिया, तो नंबर में चेंज हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, राइट। या फिर मैं क्या कर रही हूँ, पूरा का पूरा सेट ही डबल कर दिया मैंने, पूरा का पूरा सेट हटा दिया, 46 से डायरेक्ट 23 कर दिया, राइट, या 46 से डायरेक्ट 92 कर दिया, राइट। तो ये मेरे पास क्या कहलाया जाएगा, दिस इज बेसिकली बीइंग द वन एज द जीनोमैटिक म्यूटेशन। अब मुझे इसके दो डोमेन्स दिख रहे हैं कि या तो आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम को चेंज कर लो या आप सेट ऑफ क्रोमोसोम को चेंज कर लो। अगर आप ऑल्टरेशन करते हो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में, देन यू नेम दैट टर्म एज एन्यूप्लॉइडी, AN और उसके आगे यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। लेकिन अगर आप सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंज करते हो, पूरा का पूरा सेट ऑल्टर कर देते हो, पूरा का पूरा सेट इंक्रीज डिक्रीज कर देते हो, तो उससे आप नाम देते हो यूप्लॉइडी, राइट। तो मीन्स एन्यूप्लॉइडी का मतलब 2n से क्या करना, 2n + 1, 2n - 1, 1 2 3 मैक्सिमम 3 या 4, इससे ज्यादा नहीं, राइट। लेकिन जब आपने पूरा का पूरा सेट ही बढ़ा दिया, दैट इज 2n से 4n, 8n, 6n, 10n, 11n, 15n, इस तरीके से इंक्रीज कर रहे हो, तो वो कंडीशन किसमें चली गई हमारे पास, यूप्लॉइडी। अंडरस्टूड एवरीवन, राइट। तो अब सबसे पहले इसमें मैं एक एक करके पढ़ाऊंगी, तो पहले मैं एन्यूप्लॉइडी पढ़ाऊंगी आपको, फिर मैं यूप्लॉइडी पढ़ाऊंगी, राइट। सबसे पहले आते हैं बेटा यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी पे। एन्यूप्लॉइडी का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, राइट। क्रोमोसोम नंबर में इंक्रीज होना, क्रोमोसोम नंबर में डिक्रीज होना, राइट, दैट डिफाइंस एज द एन्यूप्लॉइडी। जहाँ हमने कहा 2n चेंज हुआ, 2n + 1, 2n - 1। अगर 2n से 2n + 1 कर दिया, मीन्स अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, राइट। वेट अंकुर, अभी आएंगे बच्चों उसमें, दैट इज कॉल्ड एज हाइपरप्लॉइडी। उसको नाम क्या दिया हमने, हाइपरप्लॉइडी। लेकिन अगर मैंने 2n से 2n - 1 कर दिया,
एक कम कर दिया तो मीन्स हाइपो कर दी ना कंडीशन, तो कंडीशन को नाम क्या दिया, हाइपोप्लॉइडी, राइट। वैल्यू नंबर ऑफ क्रोमोसोम को बढ़ाना, राइट, दैट इज कॉल्ड हाइपरप्लॉइडी। कम करना, दैट इज कॉल्ड हाइपोप्लॉइडी, राइट। अब मैंने कहा अगर हाइपरप्लॉइडी होती है, तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत ध्यान से, अगर हम 2n से 2n+1 पे जाते हैं, वी नेम इट एज ट्राइसोमी, राइट। व्हाई वी नेम इट एज ट्राइसोमी बेटा, राइट। अगर मैंने कहा मान लो मेरे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, आई से 21st की 2 कॉपी होनी चाहिए, लेकिन अब मेरे पास 21st की 3 कॉपी है, क्योंकि मैंने एक बढ़ा दिया ना। 21st की 2 कॉपी क्यों चाहिए, होमोलोगस पेयर तो 2 को इन्वॉल्व करता है, लेकिन अब मैंने कहा होमोलोगस पेयर 2 को नहीं, होमोलोगस पेयर 3 को इन्वॉल्व करता है। अगर होमोलोगस पेयर 3 को इन्वॉल्व कर रहा है, तो वहां मेरे पास जो कंडीशन आ गई उसको कह दिया 2n विल मूव टू 2n+1, राइट। कि 2n किस में चेंज हो गया, 2n+1 में, दैट इज ट्राइसोमी, राइट। अब मैंने कहा 21 जो है ना मेरे पास, उसका क्या कर दिया, 2 कॉपी जो पहले से थी ना उसकी जगह 3 नहीं किया, 3 की जगह 4 कर दिया, राइट। इसका मतलब उसका एक पूरा का पूरा 21 का एक नया पेयर मैंने रेडी कर दिया, राइट। तो कंडीशन क्या हो गई, 2n+2, तो कितने कर दिए, 2 की जगह 4 कर दिए ना, तो कंडीशन को नाम क्या दे दिया, टेट्रासोमी। SOMY मीन्स नंबर, ये नंबर के लिए वर्ड यूज होता है, तो हमने कहा टेट्रासोमी। अब क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों 21 के ही 2 को बढ़ाऊं, बिल्कुल किसी भी क्रोमोसोम में हो सकता है। 21 मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया आसान है क्योंकि मैं अभी एक डिसऑर्डर पढ़ाने वाली हूँ 21 के चेंज के बेसिस पे, राइट। अब मैंने कहा बच्चे लेट अस सपोज मेरे पास 21 क्रोमोसोम जो है ना, मैं 21 क्रोमोसोम का एक मेंबर बढ़ाती हूँ, 22 का भी एक मेंबर बढ़ाती हूँ। इन टर्न मैंने 2 मेंबर बढ़ाने हैं, 2 क्रोमोसोम बढ़ाने हैं मैंने, जिसमें से मैंने 21 के दोनों नहीं बढ़ाए, एक 21 का बढ़ाया, एक 22 का बढ़ाया। इसका मतलब मैंने 21 के कितने कर दिए, 3, 22 के कितने कर दिए, 3, तो इसको नाम क्या दे दो अब, डबल ट्राइसोमी। समझ आई कंडीशन, व्हाट आई नेम इट एज द डबल ट्राइसोमी, राइट। डबल ट्राइसोमी का मतलब 2n+1+1। कंडीशन क्लियर है सबको अच्छे से, राइट। तो 2n+1+1 एज द डबल ट्राइसोमी कंडीशन अराइजेस। मैंने +1+1 कर दिया। अब अगर मैं मान के चलती हूँ मैंने नंबर कम करना है, राइट। तो अब नंबर कम देखो कैसे करना है। 21 था मेरे पास, 21 के ओरिजिनली 2 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। वंस अगेन अपूर्वा मैं समझाती हूँ, राइट। मेरे पास 21 के 2 मेंबर होने चाहिए। अब मैंने कह दिया 21 का एक मेंबर हटा दो, एक मेंबर को डिलीट कर दो, एक मेंबर को हटा दो। अब अगर मैंने पूरा एक मेंबर हटा दिया उसका, तो वो कंडीशन क्या चली गई बेटा मेरे पास, मोनोसोमी, क्योंकि अब उसका मेंबर कितना हो गया, ओनली वन मेंबर इज देयर, वी नेम इट एज मोनोसोमी। अगर मैंने दोनों मेंबर हटा दिए तो क्या वो पूरा का पूरा क्रोमोसोम का होमोलोगस पेयर ही गायब हो गया, कंप्लीट होमोलोगस पेयर इज रिमूव फ्रॉम देयर, तो वो पेयर ही नलीफाई हो गया, इसलिए क्या कह दिया उसको, नलीसोमी, ठीक है, राइट। तो अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलती हूँ, मैं बनाती हूँ, देखिए इसमें आपको क्लियर होगा। ये मेरे पास 4 में लेके चलती हूँ क्रोमोसोम, उससे समझ आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू है दैट इज 2n = 4, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन है, अब ध्यान से समझना इसको, और सबकी नोटबुक्स में डायग्रामेटिकली बनता चला जाए। अब मैंने क्या किया बेटा, ये फर्स्ट के 2 मेंबर, सेकंड के 2 मेंबर, जस्ट आई से फर्स्ट का बिल्कुल जैसे डाउन से, फर्स्ट के कितने मेंबर मैंने कर दिए यहाँ पर, 3 मेंबर, राइट। 3 मेंबर्स आते हैं। अब अगर फर्स्ट के 3 मेंबर कर दिए, तो अब इस कंडीशन को नाम क्या दे दिया हमने, वी डिफाइन दिस कंडीशन एज ट्राइसोमी, ठीक है। लेट मी लेबल इट एज ए, तो ये लिखना थोड़ा ज्यादा आसान होगा ट्राइसोमी की जगह, ठीक है। ये कंडीशन आ गई। अब मैंने कहा आपको, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट के 3 मेंबर नहीं, फर्स्ट के मैं यहाँ पर 4 मेंबर करती हूँ, और सेकंड के अभी भी कितने मेंबर रहे मेरे पास, 2, तो कितने बढ़ गए बच्चे, 4 की जगह 6 हो गए ना। अगर 4 की जगह 6 हो गए, तो ये कंडीशन मेरे पास आ गई बी, विच इज नाउ नेम्ड एज टेट्रासोमी, अंडरस्टूड। अब अगर मैंने कहा, आपने कंडीशन क्या करी, आपने कहा कि ये मेरे पास फर्स्ट है, ये मेरे पास सेकंड है। मैं यहाँ ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ा रही हूँ, क्योंकि इससे आपको लगेगा कि सेट बढ़ गया, ठीक है। तो जस्ट वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने फर्स्ट का मेंबर बढ़ाया, मैंने सेकंड का मेंबर बढ़ा दिया, तो मैंने किसके मेंबर, फर्स्ट और सेकंड के बढ़ाए, दिस इज कॉल्ड +1 +1,
+1 आ गया। अब +1 आ गया तो ये कंडीशन कौन सी चली गई, डबल ट्राइसोमी। अब समझ आया सबको मीनिंग डबल ट्राइसोमी का, राइट। तो आपने डबल ट्राइसोमी का मतलब 2 मेंबर्स को बढ़ाया, और 2 मेंबर्स को जब आपने बढ़ा दिया उसके अंदर, राइट, तो हर एक अलग अलग क्रोमोसोम का एक एक मेंबर बढ़ाया। तो 1 का एक मेंबर बढ़ाया, सेकंड का एक मेंबर। अब समझ आया पॉइंट सबको, एवरीवन अंडरस्टूड। अच्छा, मोनोसोमी के डायग्राम बनाओ फटाफट से, राइट, एंड मुझे कैमरा में दिखाओ फटाफट मोनोसोमी के डायग्राम, राइट। 4 इसमें लेके चलो आप, यहाँ पर 4 नहीं, राइट, टेक इट 6 क्रोमोसोम लेके चलो, 2n equals to 6, और 2n equals to 6 से फटाफट से बनाओ, और शो मी दैट इन द कैमरा क्विकली गाइस। मोनोसोमी, नलीसोमी, डबल मोनोसोमी कैसे बनेगा, कैमरा खुल जाए सबके। मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी एंड नलीसोमी। ओके अंकुर, फाइन। हाँ, चार्ट में भी दिखा सकते हो मुझे जो कैमरा नहीं शो कर पा रहे। ओके, गुड गुड सलोनी, ग्रेट ग्रेट जोया, राइट। हाँ जी, मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी एंड नलीसोमी। तो मुझे 6 लेके चलना है, 2n equals to 6 उसके हिसाब से पढ़ना है, राइट अभिषेक, गुड, ग्रेट सलोनी, फाइन। मोनोसोमी बिल्कुल सही लाना, वेरी गुड। नलीसोमी पे आओ, नलीसोमी एंड डबल मोनोसोमी, ताकि पूरी रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो जाए। जिसको कैमरा ओपन नहीं करना है, दे कैन गिव मी द आंसर रिप्लाई इन द चैट आल्सो। 3 डंडे बना दो बस, इससे समझ आ जाएगा मुझे। 3 पेयर्स और 3 पेयर्स। ग्रेट मनशिका, वेरी गुड, दैट्स मोनोसोमी, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, बिल्कुल सही, राइट सलोनी, ग्रेट, वेरी गुड राना, गुड, ग्रेट अशोक। थोड़ा सा ओरिएंट करो बेटा पेज को, दिख नहीं रहा। राइट अभिषेक, वेरी गुड, वेरी गुड कुशाक, गुड वन, सुपर, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड चारू, यस नाउ अशोक इट्स फाइन, वेरी गुड गाइस। आप सबके मतलब सबको समझ आ गया ना अच्छे से, चलो बहुत ही बढ़िया, राइट। अब यहाँ पर मैं एक बार चार्ट में फटाफट से लिख के दे देती हूँ कैसे कैसे। वेरी गुड लिपिका, वेरी गुड, एब्सोल्युटली ग्रेट, राइट। तो देखो अब हमने कहा यहाँ पर 1, दिस इज द एग्जाम्पल फॉर मोनोसोमी। ये मोनोसोमी का हो गया हमारे पास, वेरी गुड मनशिका, गुड वन, राइट। फिर मैंने कहा दिस इज द वन एज अ डबल मोनोसोम, ये डबल मोनोसोमी हो गया, राइट। नाउ आई से 1, एक सेट ही उड़ा दिया हमने, तो इसको नाम दे दिया हमने नलीसोम। तो क्या किया चारों सबको, चारों कैसे, तीनों क्लियर है बच्चे से हर एक को, एवरीवन डन। एन्यूप्लॉइडी समझ आया। अब बढ़ेंगे हम एन्यूप्लॉइडी की रीजन पे, फिर उसके एग्जाम्पल्स पे, क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, कैसे कैसे डिसऑर्डर्स हमें दिखते हैं, राइट। 2n मोनोस, देखो अगर मैं लिखूं 2n equals to 6 इन नॉर्मल सेल, मैं वैल्यू भी लिख देती हूँ, चलो ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल सेल के अंदर हमने कहा 2n equals to 6, 2n equals to 5 monosomy, 2n equals to 4 nalisomy and 2n, इसको देखो अब थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे, 6 minus 1 minus 1 as double monosomy है सबको, फाइन। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना है।
2n equals to 6 normal, 2n equals to 5, 2n equals to 4, 2n equals to 6, -1, ताकि शो कर सको तो अलग अलग हो रहा है, राइट, क्योंकि वैल्यू 4 ही आएगी, कोई बात नहीं, मैथ्स के हिसाब से वैल्यू 4 आएगी, लेकिन रिप्रेजेंटेशन का तरीका आना चाहिए, कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन में पहचान सको उस चीज को, ठीक है, समझ आ गया सबको अच्छे से? हम फाइन, आगे बढ़ जाऊं अब इसी के अंदर, यहाँ पर, हाँ जी, तो अब ये हमने पढ़ा, राइट, अब यूप्लॉइडी मैं बाद में पढ़ाऊंगी, पहले मैं एन्यूप्लॉइडी कंप्लीट करूंगी इसके अंदर आपका, राइट, तो यूप्लॉइडी के अंदर आऊंगे, हैप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। नाउ सी एन्यूप्लॉइडी का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर द एन्यूप्लॉइडी, किस वजह से एन्यूप्लॉइडी सेल में अराइज होती है, राइट, सो व्हाई एन्यूप्लॉइडी अराइजेस इन द सेल। हमने कहा एन्यूप्लॉइडी बेसिकली डिफाइन क्या करती है, ऑल्टरेशन होना नंबर ऑफ क्रोमोसोम में इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी चेंज इन प्लॉइडी और सेट ऑफ क्रोमोसोम। आपको सिर्फ ऑल्टरेशन करनी है क्रोमोसोम के नंबर में, कोई चेंज उसकी प्लॉइडी में, कोई उसके सेट में नहीं होना चाहिए। There should be no change in the ploidy. मीन 2n से आप n नहीं कर दोगे, 2n से आप 3n नहीं कर दोगे, 4n नहीं कर दोगे, उसके सेट को आप इंक्रीज डिक्रीज नहीं करोगे, आप सिर्फ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को ऑल्टर करोगे। जो किस वजह से राइज हुआ, बिकॉज ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन बेटा, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोटिक डिवीजन। एन्यूप्लॉइडी सिर्फ और सिर्फ तब अराइज होता है जब ऑर्गेनिज्म के अंदर गेमेटोजेनेसिस ऑल्टर्ड, राइट, गेमेटोजेनेसिस में जो मियोटिक डिवीजन हो रहा है वो ऑल्टर्ड, और उसके ऑल्टर होने का रीजन दैट इज नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम प्रॉपर्ली डिसजंक्शन, दैट इज क्रोमोसोम प्रॉपर्ली सेपरेटेड नहीं है, राइट, तो हमने कहा नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। अब क्या होता है हमारे पास नॉन डिसजंक्शन का मीनिंग, उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा डिसजंक्शन क्या होता है। तो पहले मैं एक नॉर्मल समझाऊंगी इस डायग्राम से, फिर मैं नॉन डिसजंक्शन समझाऊंगी, तो बहुत ध्यान से। ये मेरे पास एक मदर सेल है, मियोसाइट सेल है, राइट, यहाँ पर मैंने कहा 4 क्रोमोसोम्स हैं, राइट, 1 1 2 2, ये मैंने लेके चली 2n 2c नॉर्मल मदर सेल को दिया, G1 सेल है मेरे पास, इसने सबसे पहले S फेज किया, राइट, इंटरफेस किया, इंटरफेस में G1 फेज, S फेज, G2 फेज किया, G2 फेज कंप्लीट करने के बाद हम जानते हैं क्रोमैटिड का डुप्लीकेशन हो जाता है, राइट, तो यहाँ पर 1 में देखो पूरे के पूरे 2 क्रोमैटिड, 1 के फिर 2 क्रोमैटिड, 2 के 2 क्रोमैटिड, 2 के 2 क्रोमैटिड आ गए मेरे पास, जो अभी क्रोमैटिड की फॉर्म में, क्योंकि कंडेंसेशन अभी शुरू नहीं हुई। हमने मियोसिस 1 कराया, पूरा मियोसिस 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 सब कुछ कंप्लीट करा लिया, 2 डॉटर सेल बना दी। हम क्या करते हैं इसके अंदर, मियोसिस 1 के अंदर, अभी हमने पूरा क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़ा था तो सबको याद होना चाहिए कि 1 2 का पूरा एक सेट एक डॉटर सेल में डाल देते हैं, 1 2 का पूरा एक सेट दूसरे डॉटर सेल में डाल देते हैं, तो मेरे पास 2 डॉटर सेल यहाँ पर बन, ठीक है। अब मैंने मियोसिस 2 कराया, मियोसिस 2 में हम सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग कराते हैं, and because of the centromere splitting we cause that the disjunction का मतलब जो सेंट्रोमियर से जुड़े हुए थे ना उसको आपने तोड़ दिया, डिसजंक्शन ऑफ क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड्स अगर, तो नॉर्मली क्या होता है मियोसिस 2 के अंदर या माइटोसिस के अंदर कि डिसजंक्शन हो जाता है हमारे पास। डिसजंक्शन का मतलब दोनों क्रोमैटिड जो सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई थी वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाती है। तो हम क्या कहते हैं 1 1 जो होता है 1 का पूरा एक क्रोमैटिड एक के अंदर, एक क्रोमैटिड एक के अंदर, सेम सेकंड का एक क्रोमैटिड एक के अंदर, एक क्रोमैटिड एक के अंदर, तो 2 डॉटर सेल पहले के बनते हैं, 2 डॉटर सेल दूसरे के बनते हैं, 4 डॉटर सेल मेरे पास बन जाते हैं। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी मैं 4 ही बनाऊंगी, लेकिन मैं किसी एक सेल के बनते टाइम पे, किसी एक गैमीट के बनते टाइम पे राइट नॉन डिसजंक्शन करा दूंगी कि उसके क्रोमोसोम के जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड हैं वो सेपरेट नहीं होंगे, राइट। अगर वो सेपरेट नहीं होंगे तो अब कंडीशन क्या होगी मेरे पास, देखो यहाँ मेरे को 1 1 को सेपरेट कराना था, मैंने कहा 1 में नॉन डिसजंक्शन हो गया, 1 सेपरेट नहीं हो। अगर 1 सेपरेट नहीं हो तो पूरा का पूरा 1 का क्रोमोसोम एक डॉटर सेल में गया, सेकंड का एक क्रोमैटिड एक डॉटर सेल में, सेकंड का दूसरा क्रोमैटिड दूसरे डॉटर सेल में, लेकिन दूसरे डॉटर सेल में 1 का क्रोमैटिड तो गया ही नहीं, ठीक है। दूसरे गैमीट के अंदर 1 का क्रोमैटिड तो गया ही नहीं, राइट, जिसकी वजह से इसके पास n की वैल्यू अगर 2 थी तो अब n की वैल्यू कितनी है इसके पास 3, राइट। तो हम क्या कहेंगे क्यों इसके पास वैल्यू 3 है, राइट, क्योंकि n+1 की कंडीशन है इसके पास, और यहाँ पर क्या हो गई वैल्यू n-1, एक कम हो गया, ऑब्वियस सी बात है। अब मैंने कहा यहाँ पर इसके अंदर देखो 1 1 पूरा आ गया तो ये n हो गया, ये 1 2 पूरा आ गया, 1 2 पूरा आ गया, n टॉप नॉर्मल हो गया, तो ये क्या फॉलो कर रहा है सेकंड वाला डिसजंक्शन, लेकिन फर्स्ट वाला क्या फॉलो कर रहा है नॉन डिसजंक्शन। और इसी नॉन डिसजंक्शन में नॉन सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड की वजह से लेट अस सपोज बेटा अगर ये n+1 वाला गैमीट राइट फीमेल का है और n वाला गैमीट मेल का है,
तो अब उस कंडीशन में मुझको ये समझाओ, राइट, कि जो गैमीट बनेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n+1 हो जाएगी। चली गई फर्स्ट की 3 कॉपी, क्योंकि एक कॉपी तो मेल गैमीट ला रहा है, 2 कॉपी फीमेल गैमीट ला रहा है, तो कितनी कॉपी हो गई उसके पास, 3 कॉपी। तो कौन सी कंडीशन हो गई, ट्राइसोमी और मोनोसोमी, राइट। इट हैज अ कंडीशन कॉल्ड ट्राइसोमी। 3 कॉपी होने का मतलब कंडीशन कौन सी हो गई, ट्राइसोमी। अब समझ आया सबको पॉइंट बेटा, राइट, एवरीवन अंडरस्टूड यहाँ तक, राइट, क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट। अब इसी के हम केसेस पढ़ेंगे, केस स्टडी पढ़ेंगे। पहला केस मैंने आपको भी दिखाया है, आगे के केसेस आपको बनाने हैं इसके अंदर खुद, राइट, जो अभी आप मुझे रिजल्ट बताओगे उसके, राइट। तो बहुत ध्यान से आप केसेस देखना, राइट। सबसे पहला केस मैं यहाँ पर लेके चली, ह्यूमन के अंदर मैं केसेस बनवा रही हूँ आपको एलोसोमल जीन्स के, बेसिकली एलोसोमल क्रोमोसोम के, ऑटोसोम का भी नहीं, ऑटोसोम का लास्ट केस बनाएंगे, राइट। हमने कहा यहाँ पर 44+XX and 44+XY, आप मेल फीमेल नॉर्मल लिखते हो। I say that female will go for oogenesis, male will go for spermatogenesis, female will form the ovum, male will form the sperm. On the fertilization, we have the zygote, right? But in the condition, I have the faulty oogenesis, right? That the female is going to have the faulty oogenesis, where X chromosome, faulty oogenesis किस point पे? X chromosome is showing the non-disjunction. X chromosome ने disjunction show नहीं किया। इसका मतलब एक्स क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए, जिसकी वजह से 44 में 22 पेयर थे, तो 22 तो सेपरेट हो गए पूरे, लेकिन एक्स सेपरेट नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा एक्स किस पे चला गया, एक गैमीट के पास, और कुछ भी एक्स का नहीं गया किसके पास, दूसरे गैमीट के पास। अंडरस्टूड? तो इसको मैंने लिख दिया 22+XX एंड दिस इज 22+0, दिस इज 0 बेटा, इसको O बोलते हैं 0 को। इसका ये मतलब नहीं कि कोई नया क्रोमोसोम O टाइप का आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। 0 है मींस वो 22, इसके पास कितने हो गए, 22 हो गए क्रोमोसोम, इसके पास 24 हो गए। होने क्या चाहिए थे 23, लेकिन हो कितने गए, 24 एंड 22। अब 44+XY स्पर्मेटोजेनेसिस तो नॉर्मल चल रहा था, तो हमारे पास आ गया 22+X 22+Y। नाउ आई से, अब मैं अगर फ्यूजन कराती हूँ, देखो, तो बाय एनी चांस किसी भी गैमीट का फ्यूजन हो सकता है, तो 22+XX फ्यूज विद 22+X, कंडीशन आ गई 44+XXX, राइट। फिर इसको फ्यूज कराया, तो यहाँ से आ गया 44+XXY, राइट। फिर इसको कराया 44+XO, इसको कराया 44+OY, ठीक है। ये चारों कंडीशन अगर देखी जाए, राइट, तो अगर मैं चारों देखूं, तो पहली कंडीशन के अंदर X का क्या कराया मैंने, ट्राइसोमी। X 2 होने चाहिए, लेकिन X कितने आ गए मेरे पास, 3, तो इट फॉर्म्स अ कंडीशन एज ट्राइसोमी कॉल्ड सुपर फीमेल, राइट, दिस इज कॉल्ड सुपर फीमेल, राइट। यहाँ हो गया XXY, ये मेल के अंदर X का ट्राइसोमी है, ये फीमेल के अंदर X का ट्राइसोमी है। समझ आ रहा है ना, ये फीमेल के अंदर X का ट्राइसोमी है, ये मेल के अंदर X का ट्राइसोमी था, तो 44+XXY, जहाँ X आपका एक बढ़ गया, राइट। फिर हमने कहा 44+XO, X कम हो गया किसके अंदर, फीमेल के अंदर, राइट। 44+XO, X अगर कम हो गया तो मोनोसोमी हो गई, राइट, X की मोनोसोमी हो गई, क्योंकि 45 अब क्रोमोसोम है टोटल इसके पास। मोनोसोमी X की कराई फीमेल में, दैट इज टर्नर सिंड्रोम, राइट। तो सुपर फीमेल, क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। 44+OY, मेल के अंदर X की मोनोसोमी हो गई, X क्रोमोसोम है ही नहीं मेल के पास, राइट। तो कौन सा प्रेजेंट है, Y, तो Y के प्रेजेंट होने की वजह से कॉल्ड न्यूमैन सिंड्रोम, राइट। न्यूमैन मींस अ मैन विदाउट एनी स्पेसिफिक सेक्सुअल कैरेक्टर्स, राइट, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूमैन सिंड्रोम, राइट। ये 4 सिंड्रोम हमारे पास अराइज हो गए बिकॉज ऑफ द एन्यूप्लॉइडी। एवरीवन कंप्लीटेड, समझ आया सबको ये पॉइंट, राइट, कैसे हमने कराया, राइट, ट्राइसोमी कैसे हुआ। ओके मंशिका, ट्राइसोमी बेटा, राइट, यहाँ मैंने कहा इन द कंडीशन जहाँ एक X बढ़ गया उसे क्या कहोगे, ट्राइसोमी, राइट। ये सिंड्रोम डिटेल में बेटा बाद में पढ़ाऊंगी, सबके सिम्टम्स पढ़ाऊंगी, अभी सिर्फ आपको क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट समझना है हर एक का, राइट। ये एक्चुअली फॉर्म क्या होता है, रीजन क्या है इनके पीछे बनने का, ठीक है, राइट। अब हमने कहा बच्चे यहाँ पर ट्राइसोमी का मतलब मंशिका 44+XXX, एक X बढ़ गया ना, 44+XXY, एक X वापस बढ़ गया, तो वो क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम हो गया, लेकिन Y प्रेजेंट था तो वो मेल के अंदर हुआ, और XXX था तो वो फीमेल के अंदर हुआ ट्राइसोमी, क्योंकि X का एक बढ़ जाना, X नॉर्मली 2 होना चाहिए, लेकिन एक हुआ ना। अब अगर मैं सिंपल लिखूं अच्छा इसकी वैल्यू, तो 2n = 46 है, लेकिन इस कंडीशन में 2n = 46, 2n = 46, 2n = 45, 2n = 45 आ गई कंडीशन,
ठीक है, राइट। अब समझ आया सबको हाउ एक्स ट्राइसोमी हैपन इन द मेल? आपके सामने है बेटा कंडीशन। एक्स ट्राइसोमी मेल में तब होगी बच्चे अंकुर, राइट, जब आपका फीमेल के पास डबल एक्स कंडीशन है और मेल के पास वाई कंडीशन है। ठीक है, तो फीमेल के पास अगर डबल एक्स था तो डबल एक्स फीमेल से आया, और वैसे भी हम कहते हैं मेल के अंदर एक्स डिनोट करने वाला फीमेल ही होता है, तो यहाँ पर फीमेल डबल एक्स दे रहा है। समझ आ गई ना कंडीशन? ठीक है, राइट, समझ आया यहाँ तक का पॉइंट? एवरीवन अंडरस्टूड? तो अब केस 2 बनाओगे फटाफट से, फिर मुझे रिजल्ट बताओगे। राइट, केस 2 बनाओ। फॉल्टी स्पर्मेटोजेनेसिस, नॉर्मल oogenesis। बहुत जल्दी से फटाफट से सबका बन जाए। फॉल्टी स्पर्मेटोजेनेसिस, नॉर्मल oogenesis। नॉर्मल oogenesis, फॉल्टी स्पर्मेटोजेनेसिस। और फिर मुझे कंडीशन बताओ क्या क्या आती है सिंड्रोम के नाम के साथ। ओके ओके मयंक, फाइन फाइन, वेरी गुड मयंक, राइट, आंसर ये आएगा। तो कौन सा सिंड्रोम हुआ? क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम। एंड 22 कैसे आ गया हमको? 22 कैसे आए? 44, 22 नहीं आ सकता बेटा, एन थोड़ी कर रहे हो, क्रोमोसोम के सेट को तो चेंज करना ही नहीं ना। एक्स ट्राइसोमी मेल, एक्स मोनोसोमी फीमेल, एक्स ट्राइसोमी मेल, एक्स मोनोसोमी फीमेल। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जैस्मिन, गुड जीशन। अच्छा, अब जिनका ये क्रॉस बन गया है ना, वेरी गुड, चलो गो फॉर द थर्ड केस, फॉल्टी स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फॉल्टी oogenesis। जल्दी से गो फॉर द थर्ड केस एंड टेल मी द आंसर। फॉल्टी स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फॉल्टी oogenesis, दोनों को फॉल्टी कर दो, उसके बेसिस पे क्रॉस बनाओ। ओके मंशिका, फिर मैं दोनों के हिसाब से डिस्कस करूँ। यस, वेरी गुड, ट्रिपल एक्स वाई, वेरी गुड जीशान, ट्रिपल एक्स वाई। अच्छा, अगर कंडीशन ट्रिपल एक्स वाई आ रही होगी तो इसको क्या लिखोगे? ट्राइसोमी है या टेट्रासोमी है या डबल मोनोसोमी? कौन सी कंडीशन है? वेरी गुड जीशान, गुड, ग्रेट 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 ग्रेट, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। हाँ जी, तो अब सबके आंसर आ रहे हैं सही। चलो अब इसमें आपको मैं थोड़ा और समझा देती हूँ। प्रोसेस तो आपने बिल्कुल सही बनाए हैं, राइट। हाँ, अब मैं बताती हूँ मंशिका कैसे लिखेंगे उसको। वेट, अब देखो केस 2 जो आपने बनाया बेटा, 44 plus xx, 44 plus xy, we simply say that faulty spermatogenesis is there, तो x non disjunction will happen. In that condition हमने कहा यहाँ पर 44 plus xx में 22 plus x, 22 plus x नॉर्मल बन गया, लेकिन यहाँ पर 22 plus xy एंड 22 plus o बन गया मेरे पास। अब अगर मैं फ्यूजन कराऊं तो 44 plus xxy 44 plus xo, 44 plus xxy 44 plus xo, तो क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम भी आ गया, टर्नर सिंड्रोम भी आ गया। तो बेसिकली मेल के अंदर क्या हुआ? एक्स का ट्राइसोमी, फीमेल के अंदर क्या हुआ? एक्स का मोनोसोमी। ठीक है, राइट। अब मैंने कहा बच्चा यहाँ पर, राइट, कि मेरे पास 44 plus xx 44 plus xy कंडीशन है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस भी फॉल्टी है, oogenesis भी फॉल्टी है। उस कंडीशन में अब हम कैसे इसको कंटिन्यू करेंगे? हमने कहा यहाँ पर एक बना 22 plus xx, एक बना 22 plus o, एक बना 22 plus xy, एक बना 22 plus o। इसको मैंने लिखा 44 plus triple xy, that is x tetrasomy will happen। x का टेट्रासोमी हो गया, 46 की जगह 47 भी होते तो भी ठीक था, लेकिन अब तो 48 हो गया, राइट। तो ऑन दैट कंडीशन हमने कहा इसके पास 44 plus double x triple xy, इट इज कॉल्ड एज डबल क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम। इसे क्या कहते हैं? डबल क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम। 2 बार हो गया, राइट, तो उसके सिम्टम्स डबल हो गए क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम के, राइट। तो इट इज कॉल्ड एज अ डबल क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम। याद रहेगा पॉइंट, डिसऑर्डर का नाम, राइट। अब यहाँ पर ध्यान से देखना,
ये कंडीशन बनी 44 प्लस एक्स, ये XX 44 प्लस XY, दिस इज नॉर्मल फीमेल एंड अ नॉर्मल मेल, राइट। यहाँ पर ओ लिखने की जरूरत नहीं, नॉर्मल फीमेल एंड अ नॉर्मल मेल, राइट। जिसकी वजह से हमने कहा 44 प्लस XX जब आपका बना, राइट, तो ध्यान से इसके अंदर 44 प्लस XX जो बना, इसके अंदर फादर का X क्रोमोसोम आया ही नहीं। Means this female for X-linked inheritance do not follow criss-cross inheritance. ये लाइन सबको समझ आती है? Right, the 44 plus XX female is being formed is not following criss-cross inheritance for the X chromosome. Why? Because they do not get any X chromosome from the father. जबकि daughter को तो X का main trait कहाँ से मिलता है? Father से मिलता है। लेकिन ये तो father से कुछ भी show नहीं कर रहा ना? Right, so means it is not having the genes for the father system. It is only having the genes for the mother system. याद रहेगा point सबको अच्छे से? Right, अब यहाँ पर देखो 44 plus XY. The whole XY contributed by the father, none is contributed by the mother, क्योंकि mother X देती है और यहाँ पर भी आपका XY में father ने contribute किया, इसका मतलब ये भी criss cross inheritance को follow नहीं कर रहा है, right। तो ना तो 44 plus XY वाला normal male follow करेगा, ना 44 plus XX वाली normal female follow करेगा criss cross inheritance। समझ आया पॉइंट? ये आया मेरे पास नेक्स्ट 44 प्लस डबल ओ, दैट इज नो एक्स नो वाई, द एम्ब्रियो डू नॉट सर्वाइव बिकॉज इफ एक्स क्रोमोसोम वोंट बी देयर, राइट। बेसिकली लॉन्गेटिविटी जीन जो हमारी बॉडी में होता है ना, हमारी बॉडी में लाइफ लॉन्ग वो जीन हमेशा वर्क करता है, वो एक एक्स क्रोमोसोम पे होता है, वो वर्क है ही नहीं, राइट। जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म कभी सर्वाइव नहीं करता है, एम्ब्रियो विल डाई। तो ये वाला एम्ब्रियो तो कभी मिलेगा ही नहीं, राइट। सिर्फ यही तीन चीजें मिलेंगी जिसके अंदर से डबल क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम एक होगा, एक मेल और एक फीमेल बनेंगे विद अ नॉर्मल क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट, बट दे डू नॉट फॉलो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फॉर एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के लिए क्रिस क्रॉस को शो नहीं करेंगे। याद रहेगा ये पॉइंट सबको अच्छे से? एवरीवन, राइट, कंप्लीट। ये तीनों केसेस समझ आ गए? फाइन। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? राइट, क्लियर है सबको अच्छे से कैसे हम करते हैं फॉल्टी स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉल्टी oogenesis, क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग? गुड गाइस, राइट। अब इसी के बाद हमने कहा कि अगर नेक्स्ट में देखा जाए तो हमने कहा बेसिकली नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है, दैट इज द ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइड। अभी तक तो अगर मैंने देखा, नो 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 अंकुर, इट्स नॉट डबल ट्राइसोमी बेटा, राइट। डबल ट्राइसोमी का क्या मीनिंग था कि दो अलग अलग में चेंज करो। एक्स वाई में आपने किया तो आपने एक्स को ही तो डबल किया ना, एक ही क्रोमोसोम को तो डबल कर दो, तो इट इज बेसिकली टेट्रासोम। एक ही क्रोमोसोम को डबल कर रहे हो तो टेट्रासोमी। अगर एक 44 में से करते, एक एक्स में से करते, तो आप उसे डबल ट्राइसोमी का नाम देते, ठीक है, राइट। हाँ जी, अब मैंने कहा बच्चे एन्यूप्लॉइडी ऑटोसोम में भी तो हो सकती है, एलोसोम में हो जरूरी नहीं है, राइट। तो जब हम हाइपरप्लॉइडी पढ़ते हैं ना, उससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर आते हैं। 21 की ट्राइसोमी, अभी मैं सिर्फ नाम, अभी सिर्फ डिसऑर्डर के नाम याद रखने आपको, राइट, और उनकी अकरेंस क्यों हो रही है वो, ठीक है। डिसऑर्डर के सिम्टम्स, उसकी डिटेलिंग में सब पढ़ाऊंगी एट द एंड ऑफ द चैप्टर, राइट। अब मैंने कहा 21 क्रोमोसोम की अगर ट्राइसोमी हुई, 21 क्रोमोसोम के 3 मेंबर्स आ गए, तो इस सिंड्रोम को नाम दिया डाउन सिंड्रोम, राइट। 18th क्रोमोसोम के 3 मेंबर आ गए कॉल्ड एडवर्ड सिंड्रोम, और 13th के नाम आ गए कॉल्ड पटाउ सिंड्रोम, राइट। इन तीनों सिंड्रोम में एक सिम्टम बताती हूँ, राइट। द चाइल्ड इज हैविंग मेंटल रिटार्डेशन, right, not having the proper muscular and skeletal development, right, having the broad face, right, and in the case for the all three syndrome, life expectancy is less, right. So this is basically being the case for the autosomal aneuploidy. Everyone completed with aneuploidy now? Yes guys, clear है सबको अच्छे से? किसी को कोई डाउट? राइट, वंस मोर जीशान, ओके। हमने कहा ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी इज बीइंग द वन जो ऑटोसोम के केस में हुआ, राइट, जहां पर या तो 21 के 3 मेंबर कर दिए तो डाउन सिंड्रोम, 18 के 3 मेंबर कर दिए तो एडवर्ड सिंड्रोम, 13 के 3 मेंबर कर दिए तो पटाउ सिंड्रोम। ये नाम साइंटिस्ट के नाम पे दिए गए हैं, एज इट इज याद करने हैं, सिंड्रोम के नाम है, राइट। डाउन सिंड्रोम तो आज सब अवेयर भी होंगे इसके बारे में, बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं, कॉमन हो चुका है,
राइट। अब तो ये भी होता है केस कि हर प्रेगनेंसी के टाइम पे सबसे पहले डॉक्टर ऑन द ऑनसेट ऑफ द थर्ड मंथ ये चेक कर लेता है बेबी में डाउन सिंड्रोम है या नहीं है, क्योंकि अगर बेबी में डाउन सिंड्रोम है तो मदर को बेसिकली रिकमेंड किया जाता है टू अबॉर्ट द चाइल्ड, राइट। एंड व्हाई सो, बेसिकली क्योंकि अगर डाउन सिंड्रोम है तो हम जानते हैं द बेबी विच इज गोइंग टू बॉर्न, राइट, इज हैविंग दी मेंटल रिटार्डेशन, skeletal deformities, right, broad face and having a very less year life expectancy. That's why we will say, राइट, तो उस केस में हम कहते हैं कि यहाँ पर इन तीनों सिंड्रोम के अंदर तो बेसिकली अगर बेबी को है तो वो चाइल्ड डायरेक्टली अबॉर्ट कर दिया जाता है, राइट। समझ आया यहाँ तक का पॉइंट? अंडरस्टूड टिल हियर एवरीवन? राइट। अच्छा, अब एक क्वेश्चन लिखो फटाफट से, राइट अ क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, yes, right Manshi, that's बिल्कुल exactly same, right। What will be the probability that female child with Down syndrome is achieved, female child with Down syndrome is achieved, simple child लिखो चलो पहले, child with Down syndrome is achieved, Down syndrome is achieved when fertilization occur between the parent, when fertilization occur between the parent with faulty oogenesis in the mother, with faulty oogenesis in the mother and normal spermatogenesis in the father, faulty oogenesis in the mother and normal spermatogenesis in the father, normal spermatogenesis in the father, right। फटाफट से आंसर। Probability that a child suffer from Down syndrome, right, faulty oogenesis in the mother, साने दोबारा करो बेटा, दोबारा करो हमको, okay, very good Kushagra, correct answer, very good Mayank, great। एक बार बताना जरा किसमें नॉन डिसजंक्शन करा रहे हो, सिर्फ पेरेंट के जीनोटाइप वाला पॉइंट लिख दो मुझे, गेमीट्स जो बनाए वो बता दो, गेमीट्स लिख दो, फीमेल, गुड जो है तो ठीक है, लेकिन बेसिकली ओके, ओके। अच्छा, अब एक सबने जो गलती की है, एक्स क्यों नॉन डिसजंक्शन शो करेगा बेटा, डाउन सिंड्रोम के केस में एक्स क्यों नॉन डिसजंक्शन शो करेगा, मुझे इतना समझा ताकि आपको आपकी गलती समझ आ जाए सर। डाउन सिंड्रोम के केस में तो 21st क्रोमोसोम कर रहे हैं ना बेटा, फॉल्टी oogenesis का मतलब गैमीट प्रॉपर नहीं बन रहा, ये तो नहीं लिखा कि फॉल्टी एलोसोमल बेस्ड oogenesis, राइट। तो अब अगर मुझे इसके बनाने हैं तो बहुत ध्यान से, यही गलती मुझे पता था, ये हर साल बच्चे करते हैं, राइट। कोई भी बैच अभी तक मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने मुझको गैमीट सही बना के दिखा दी, राइट। इस केस में तो हर कोई गलती करता है, राइट। देखो अब ध्यान से, मैं लिख रही हूँ सबके सब चैट में, और फिर ध्यान से इसको समझो। ये किसका केस था, डाउन सिंड्रोम बोले, डाउन सिंड्रोम का मतलब 21st ट्राइसोमी, तो इट इज एन ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइड, ठीक है। अब अगर मैंने कहा फीमेल इज 44 प्लस XX reduce gametes as 23 plus X and 21 plus X, ये बनेंगे ना gametes। इसका क्यों नॉन डिसजंक्शन कराओगे, क्यों ऐसा किया, बिकॉज ऑफ 21st क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन, 21st क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शन हुआ ना, तो यहाँ 23 21 मींस नंबर में चेंज है, क्रोमोसोम नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, 21st का एक मेंबर एक में ज्यादा गया होगा, एक मेंबर कम गया होगा, राइट। अब मैं लिखती हूँ मेल, राइट, मेल इज 44 प्लस XY reduces gamete as 22
प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई, ये आएगा ना मेरे पास। अब अगर एक में 22 प्लस एक्स, एक में 22 प्लस वाई आ गया, अब बना दो ज़ाइगोट। सो द ज़ाइगोट प्रोड्यूस्ड आर, ज़ाइगोट प्रोड्यूस हुआ है हमारे पास, इसमें आया हमारे पास 45 प्लस XX, 45 प्लस XY, 43 प्लस XX, 43 प्लस XY आ गया, राइट। तो हमने लिखा यहाँ पर 2 प्रोजेनी with Down syndrome as 21st trisomy and 2 progeny with 21st monosome। समझ आया क्वेश्चन कैसे करना है? Everyone understood? तो गलती नहीं होगी, क्वेश्चन पढ़ने है ना कि पहले वो एनिप्लॉइडी किसकी दे रखी है, ऑटोसोमल है या एलोसोमल है। जब तक आपको पता है बच्चे डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल है, राइट, तो मेरे पास में आंसर क्या आ गया, 1/2 हो गई ना प्रोजेनी। अब अगर मैं मान लो इस क्वेश्चन में पूछती फीमेल कितने हैं जिनके पास डाउन सिंड्रोम है, क्या आंसर आता? What will be the probability that the female child will have Down syndrome? 1/2। नहीं, गलती नहीं करनी जोया, फीमेल के अंदर भी आंसर 1/2, राइट, और प्रोजेनी के अंदर भी आंसर 1/2, क्योंकि आपने जब क्रॉस बनाया बेटा तो फीमेल मैंने पहले भी समझाया था कैसे काउंट करोगे, आउट ऑफ 2, और मेल कैसे काउंट करोगे, आउट ऑफ 2, लेकिन टोटल कैसे काउंट करोगे, आउट ऑफ 4। तो टोटल में भी 2 डिसीज जा रहे तो 2/4 हो गया, राइट, लेकिन अगर सिर्फ फीमेल पूछा तो 1/2 हो गया। अब समझ आया पॉइंट सबको? एवरीवन अंडरस्टूड? यस और नो का मुझे जवाब मिले बेटा, ताकि मुझे समझ आए कि हाँ आपको चीज क्लियर हो गई है। ये क्वेश्चन क्योंकि पीछे दे भी रखा है और एग्जाम में आता भी है, राइट, डन, वेरी गुड। तो एनिप्लॉइडी अब क्लियर है, अब समझ आ गया डिफरेंस। तो भले ही आपका आंसर सही आ रहा था, कुशाग्र, अंकुर वगैरह, राइट, इन सबका आंसर सही आया था, लेकिन अप्रोच लगाने की गलत, ठीक है, राइट, तो वो अप्रोच गलत नहीं लगानी है, राइट। वंस अगेन रहा ना लास्ट पॉइंट जो मैंने कहा बच्चे, अगर मैं टोटल चाइल्ड पूछती हूँ तो 2 चाइल्ड मेरे पास बेटा ट्राइसोमी शो कर रहे हैं, 2 मोनोसोमी शो कर रहे हैं। तो मैंने कहा 2 अगर ट्राइसोमी करे तो 2/4 विल हैव द डिसऑर्डर, राइट। अगर मैं डॉटर का पूछती हूँ तो 2 ही तो डॉटर बनी है ना, और 2 में से 1 शो कर रही है तो 1/2। सन का पूछती हूँ तो 2 ही सन बने तो 1/2। अंडरस्टूड है ना, राइट, एक डिसीज डाउन में से, राइट। सो दिस इज बेसिकली बच्चे एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी के बाद अब नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूप्लॉइडी। अब हमने कहा यूप्लॉइडी क्या होता है हमारे पास, जहां हमने कहा एन्यूप्लॉइडी का मतलब था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम का चेंज होना, अब हम कहेंगे सेट ऑफ क्रोमोसोम में ऑल्टरेशन होना। तो या तो कंप्लीट सेट उसका डिक्रीज हो जाएगा या कंप्लीट सेट उसका इंक्रीज हो जाएगा। अगर कंप्लीट सेट उसका डिक्रीज हो गया तो मींस उसमें डिलीशन हो गया पूरे सेट का, तो 2n से n पे पहुंच गया, दैट इज हैप्लॉइडी हो गई। अगर कंप्लीट सेट इंक्रीज हो गया तो वो उसका 2n से 4n पे चला गया, 8n पे चला गया, 6n पे चला गया, इस तरीके से इंक्रीज हुआ तो उसे हमने पॉलीप्लॉइडी का। हाँ, पॉलीप्लॉइडी पढ़ते ही दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैंने 3n 5n नहीं लिखा, क्योंकि वो स्टेराइल होते हैं तो हम उनको जनरली लिखते नहीं, हम इवन नंबर वाले प्लॉइडीज को मेंशन करते हैं, ठीक है, राइट। तो प्लॉइडी का बढ़ना इवन प्रोपोर्शन में, दैट इज कॉल्ड एज द पॉलीप्लॉइडी, राइट। अब हम सबसे पहले मेन डिटेल में पढ़ेंगे पॉलीप्लॉइडी की वो क्या होती है और कैसे हम उसे अचीव करते हैं, राइट। सो वन बाय वन लेट मी स्टार्ट विद द 3 पार्ट्स ऑफ द पॉलीप्लॉइडी। दैट्स व्हाई आई सेड ये टॉपिक बड़ा है, इसके सब पार्ट्स बहुत ज्यादा हैं, राइट, इसीलिए एक चीज थोड़ी ना ध्यान से समझनी है, राइट। तो अब हमने कहा पॉलीप्लॉइडी 3 तरीके से जनरेट की जा सकती है, राइट। पहला कंसेप्ट आता है ऑटो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी का मतलब जहाँ ऑर्गेनिज्म ने खुद ने अपने में पॉलीप्लॉइडी जनरेट करी, दैट इज सेल्फ पॉलीप्लॉइडी, मुझे कोई भी चीज में ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं करना पड़ा, राइट। एलो पॉलीप्लॉइडी का मतलब किसी हाइब्रिड में आपने आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कराई, राइट। और ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी जो एलो पढ़ाऊंगी तो उसके बाद ये टाइप समझाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले, दैट इज दी ऑटो पॉलीप्लॉइडी। अब ये ऑटो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है हमारे पास,
हमने कहा ऑटो पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्रोमोसोमल सेट के का पूरा सेल्फ डुप्लीकेशन होना, राइट, खुद वो प्रॉपरली डुप्लीकेट हो जाएगा एक इंडिविजुअल में, जिसकी वजह से एक पॉलीप्लॉइड कंडीशन अराइज हो जाएगी, राइट। तो पूरा सेल्फ डुप्लीकेशन, सेल्फ मींस बाय द इट्स ओन क्रोमोसोमल सेट पूरा का पूरा बढ़ेगा, राइट, जो एक प्रोसेस से बढ़ेगा एंडोमाइटोसिस। एंड आई होप सबको ये प्रोसेस याद होगा, जब हमने टैपेटम पढ़ा था तब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि एंडोमाइटोसिस क्या होता है, राइट, जो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन को बनाता है, जिसकी वजह से हमने कहा था कि टैपेटम विल शो द कंसेप्ट ऑफ दी पॉलीप्लॉइडी। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, राइट, कि टैपेटम पॉलीप्लॉइडी को शो करे, राइट। अब मैंने कहा यहाँ पर एंडोमाइटोसिस में अभी फिर से बताती हूँ, जो नेचुरली एक प्रोसेस सेल के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर चल रहा है। उसके अलावा आप इसमें कोई एंटी माइटोजन को इंड्यूस भी करा सकते हो। रिमेंबर हमने सेल साइकिल, सेल डिविजन में पढ़ा था कॉल्चिसिन, राइट, कॉल्चिसिन इज कॉल्ड एज दी एंटी माइटोजन और माइटोटिक पॉइजन का नाम दिया था इसको। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली क्या करेगा हमारे पास, राइट, इट इज गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोसेस, राइट, ऑफ द नॉर्मल डिवीजन, रादर इंड्यूसेस द पॉलीप्लॉइडी बाय इनहिबिटिंग द स्पिंडल फाइबर और वी कैन से माइक्रोट्यूबुलर एक्सटेंशंस को रोकते हैं, राइट। कॉल्चिसिन को आप एक्सट्रैक्ट किससे करते हो? कॉल्चिकम ऑटमनेल से, बिल्कुल राइट कुशाग्र, राइट, मियोटिक नहीं रहना, माइटोटिक, राइट। तो हमने कहा बेसिकली कॉल्चिकम ऑटमनेल से आपने इसे एक्सट्रैक्ट किया, जहाँ पर कॉल्चिकम ऑटमनेल इज अ मेंबर ऑफ लिलिएसी फैमिली, राइट। तो अब एंडोमाइटोसिस का पूरा प्रोसेस एक बार फटाफट से रिकैप करेंगे। हमने कहा ऑटो पॉलीप्लॉइडी में अगर मेरे पास ये एक पर्टिकुलर सेल है जिसके अंदर मैंने 4 क्रोमोसोम लिए 1 1 2 2, सबसे पहले मैंने वैल्यू रखी 2n = 4, इसका एस फेज कंप्लीट करा दिया G1 के बाद, एस फेज कंप्लीट कराने के बाद G2 कंप्लीट कराया, मुझे सेल 2n = 4 ये अभी भी दिखा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमैटिड उसके डबल हो चुके। अब मैंने कहा एंडोप्रोफेज होगा, एंडोमेटाफेज होगा। तो एंडोमाइटोसिस का सबसे मेन मीनिंग तो ये था कि जब आप माइटोसिस कराओगे तो आप माइटोसिस न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर ही कराओगे। तो mitosis occur within the nuclear envelope only, and the process of karyokinesis do not yield to the cytokinesis. cytokinesis आगे नहीं होगा। तो जब आप न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर करा रहे हो, उसका मतलब प्रोफेज में न्यूक्लियर डिग्रेडेशन वाला कोई पॉइंट नहीं है। आपने यहाँ पर एंडोमेटाफेज कराया, क्रोमोसोम को इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज करा दिया और उसी के रिगार्डिंगली आपने वहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स को अटैच करा दिया, राइट। अब हमने कहा यहाँ एंडो एनाफेज हुआ, स्प्लिटिंग हुआ, 4 क्रोमैटिड एक पोल पे आ गए, 4 क्रोमैटिड एक पोल पे आ गए, क्योंकि इस न्यूक्लियस अब डिवाइड हुआ नहीं, आपने टेलोफेज का प्रॉपर तो कराया नहीं, न्यूक्लियस की स्प्लिटिंग कराई नहीं इसके दौरान, राइट, जिसकी वजह से आपका नया न्यूक्लियर एनवेलप भी नहीं बना, राइट, जिसकी वजह से उसी न्यूक्लियर एनवेलप में कंटेंट रह गया। तो जब 4 एक पोल पे गए थे, 4 एक पोल पे गए, इसका मतलब फर्स्ट के 4 हो गए, सेकंड के 4 हो गए, कितने सेट हो गए मेरे पास? 4 सेट हो गए ना, और हर सेट के अंदर 2 नॉर्मल क्रोमोसोम है। आई सेट द वैल्यू दैट इज 4n = 8 because further no cytokinesis is going to happen. तो 2n = 4 पे से हम किस पे आ गए? 4n = 8 पे, राइट। इसका मतलब इस प्रोसेस के दौरान जब आपने साइटोकाइनेसिस नहीं कराया, क्योंकि आपके पास माइक्रोट्यूबुलर पॉलीमराइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, राइट, जिसकी वजह से आपने 2n से 4n सेल बना लिया एंड यू गेट अ सेल फ्रॉम द डिप्लॉइड टू द पॉलीप्लॉइड कंडीशन। समझ आया यहाँ तक का पॉइंट, राइट। सो यू हैव द कंडीशन एज 4n = 8, right? So clear auto polyploidy everyone, right? So this is how we can say the self duplication of the chromosomal set is followed in an individual, right, through the induction of the endomitosis or by the external induction of the colchicine, right? ये हमारे पास specific process हुआ as the first process that we say as the auto polyploidy. Everyone understood यहाँ तक auto polyploidy? अगले स्टेप पे चले जाऊं, राइट। अब ऑटो पॉलीप्लॉइडी के बाद नेक्स्ट कैटेगरी मेरे पास आती है, नेक्स्ट टाइप मेरे पास आता है विच इज कॉल्ड एज एलो पॉलीप्लॉइडी, राइट, जिसको हमने नाम दिया एलो पॉलीप्लॉइडी। अब ये एलो पॉलीप्लॉइडी क्या है, बहुत ध्यान से इसको क्लियर करना, क्योंकि इसका एक क्रॉस मैं कराने वाली हूँ, अगला क्रॉस आप करने वाले, राइट। तो मैंने यहाँ पर कहा बच्चे, इसके अंदर पॉलीप्लॉइडी का इंडक्शन कराना किसी नॉर्मल सेल में नहीं, लेकिन हाँ एक इंटर स्पीशीज हाइब्रिड के अंदर। अब हमने कहा यहाँ पर अगर मैंने एक हाइब्रिड बनाई बेटा, 2 स्पीशीज 2 जीनस, इंटर स्पीशीज हाइब्रिड कहो, इंटर जेनेरिक हाइब्रिड कहो, राइट, लेकिन हाँ उनकी फैमिली सेम हो, उनके बीच में आपने हाइब्रिडाइजेशन कराया, राइट। आपने हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद ये कंसिडर किया कि अब मुझे क्या करा देना चाहिए, आई हैव टू इंड्यूस दी पॉलीप्लॉइडी, मैं उसमें पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस कर दूं,
राइट। तो अब हमें उसकी जरूरत क्या पड़ी ताकि हम स्टेरिलिटी को ओवरकम कर सके, राइट। तो दिस इंटर स्पीशीज हाइब्रिड ऑल्सो नेम्ड एज, आगे और नाम लिख देना, राइट, यहाँ पर नीचे लिख रही हूँ, ऑल्सो नेम्ड एज इसको हम स्पेसिफिकली नाम देते हैं इंटर जेनेरिक हाइब्रिड, राइट, ऑल्सो नेम्ड एज इंटरजेनेरिक हाइब्रिड। अब हमने सबसे पहला फर्स्ट एलोपोलिप्लॉइड हाइब्रिड जो बनाया उसे नाम दिया रेफिनोब्रासिका, right? The first allopolyploid hybrid which is prepared is Raphinobrassica. Raphinobrassica नाम से समझ आ रहा है, involving the two members, one as the Raphinus sativus called as a radish and another as Brassica oleoreca named as a cabbage, right? तो अब मैंने कहा यहाँ पर आपने दो जो लिए बेटा Raphinobrassica, right, that is Raphinus sativus, Brassica oleoreca, both have the different species, both have the different genus, but both have the same family as Brassicaceae family, राइट, दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम इतने ही लेवल तक बस क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन को फेवर कर सकते हैं, राइट। अब मैंने कहा यहाँ पर Raphinus sativus इक्वल्स टू वेयर 2n इक्वल्स टू 18, राइट, जहाँ पर 2n की वैल्यू 18 के इक्वल है, राइट, और वहीं पर Brassica oleoreca 2n इक्वल्स टू 18। अब मैंने कहा जो ऑब्वियस सी बात है बेटा Raphinus sativus, बहुत ध्यान से, जो Raphinus sativus का जीन पूल है, क्या वो जीन पूल Brassica oleoreca का होगा, यस और नो? Right, do the gene pool of the Raphinus sativus and the Brassica oleoreca is same? No, it's different. Why it's different? Because they do not belong to the same species, right? Having that complete जो हमारे पास function करेगा as the same genome, लेकिन इसके पास वो genome set same नहीं होगा। तो अगर 2n equals to 18 है तो इसको double a लिख सकती हूँ ना, दो set है इसके पास, double a equals to 18, इसको लिखा मैंने double b equals to 18। अब मैंने गेमेटोजेनेसिस कराया तो इसका a equals to 9, इसका a equals to 9 on the basis of syngamy, that is artificial hybridization, right? We get zygote hybrid is AB equals to 18, right? Now tell me guys, if it is sterile, why it is sterile? Rather it is diploid. ये diploid है फिर भी ये sterile है, ऐसा क्यों? फटाफट से, right? Why this hybrid? Why this zygote is sterile in nature? राइट, अगर सोचो ये डिप्लॉइड है तो मियोसिस कर सकती है ना, राइट, और अगर मियोसिस कर सकती है तो गेमीट भी बन सकते हैं, राइट, लेकिन ना तो इसने मियोसिस किया ना इसने गेमीट बनाया, बिकॉज इट्स अ स्टेराइल हाइब्रिड, राइट। सो व्हाई सो, राइट, कुछ टेक्निकल रीजन है इसके पीछे, राइट। जो बेटा यहाँ पर जाइगोट या हाइब्रिड बनी है जिसके पास आपने दो जीनोम दिए हैं ए एंड बी, राइट, डू दिस ए एंड बी कैरी द सेम जीन नेटवर्क, yes or no? Do they exactly, very good Anna, do they carry the same gene network? No ना, इनका जीनोम भी अलग है, इनके अंदर जो गेमीट जो बने हैं इनके अंदर जीनोम भी अलग है, इसके सेट ऑफ पोजीशन ऑफ जीन्स भी अलग है, राइट, और नंबर ऑफ जीन्स भी अलग है, जिसकी वजह से डू दे एवर पार्टिसिपेट इन द क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर में कभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, राइट, वंस अगेन नो, राइट। सो हमने कहा प्रॉपर क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सो दे मस्ट बी गोइंग टू बी स्टेराइल इन नेचर। तो जो हाइब्रिड बनी वो स्टेराइल, लेकिन अब क्वेश्चन में आया इतनी मेहनत करके इतने सारे कलेक्शन ऑफ सैंपल्स करके, राइट, हाइब्रिड बनाया भी है, राइट, सो उसका फायदा क्या है कि वो स्टेराइल है, क्योंकि वो आगे तो प्रोजेनी बना ही नहीं सकता। तब हमने कहा कि हम भाई क्या करते हैं, इसके अंदर पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस कराते हैं। इफ वी इंड्यूस द पॉलीप्लॉइडी इन दिस बेटा तो क्या हो जाएगा, ए डबल हो जाएगा, बी डबल हो जाएगा, तो ए डबल बी डबल इक्वल्स टू, राइट, हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर टोटल 36 वैल्यू आ गई, जिसके अंदर वैल्यू 4n होगी। अब मुझे समझाओ क्या ये फर्टाइल है और स्टेराइल है? ये जो पॉलीप्लॉइड के बाद आपने हाइब्रिड बनाया, इज इट फर्टाइल और स्टेराइल इन नेचर, राइट? कौन सी है हमारे पास ये fertile? Why called fertile in nature beta? Right, very good, right, it's fertile in nature, right Manshika? Because A and A will cross over, B and B will cross over, तो A अपना segregate होगा, B अपना segregate होगा, proper functioning हो जाएगी, right? तो उस basis पे हमने ये सब कुछ define किया, right? So on that basis अगर किसी भी आपके यहाँ पर hybridization के process में polyploid का induction कराना, right, is going to give, राइट, जो हम कह रहे हैं कि हम उसको हाइब्रिड प्रॉपर बना रहे हैं, उसी के साथ उसको फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी के लिए दे।
फाइन, एवरीवन अंडरस्टूड यहाँ तक, राइट? तो पहला एग्जांपल क्लियर हो गया, रेफिनोब्रासिका एलोपॉलीप्लॉइडी, राइट? किसी को कोई डाउट इस एग्जांपल के अंदर? यस एवरीवन, एलोपॉलीप्लॉइडी के अंदर हमने क्यों इंड्यूस किया एलोपॉलीप्लॉइडी? कंप्लीट है, राइट? अच्छा, आप कंप्लीट है तो फटाफट से नेक्स्ट एग्जांपल करो इसका, राइट? सो हमने कहा मोस्ट कमर्शियल हाइब्रिड, जो अधिकतर कमर्शियली अवेलेबल है ना मार्केट में, राइट? अब ये ध्यान रखना बेटा, फर्स्ट एलोपॉलीप्लॉइड हाइब्रिड इज बेसिकली रेफिनोब्रासिका, बट मोस्ट कमर्शियल इज ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल किसका कॉम्बिनेशन है? वीट और राई का, राइट? अब आपको क्या करना है इसके अंदर? वीट और राई का लेना है, जहां पर पहले केस के अंदर वीट की डुरम वेराइटी लेनी है, जिसमें वैल्यू है 4n equals to 28, right? और राई की वैल्यू ऑफ 2n equals to 14, right? You have to make the progeny from this by inducing allopolyploidy. समझ आ गया सबको क्या करना है कम, right? तो 4n equals to 28, 2n equals to 14, you have formed the number of units, right? And we'll follow that. Fine, जल्दी करो। हाँ जी बेटा, क्या ह्यूमन एंड डिफरेंट स्पीशीज का पॉली? नहीं, ह्यूमन के केस में नहीं बना सकते, प्लांट में पॉसिबल है बेटा, ह्यूमन में पॉसिबल, ह्यूमन में इट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई अभी तक बना नहीं। जल्दी से क्या बनाओ इसका रिजल्ट, इसकी नेमिंग भी समझाओ। Okay, so what I'm getting the result for child member genotype is AA. Okay, very good, very good. बिल्कुल, राइट। हाँ जी, तो यहाँ तक का प्रोसेस समझ आया। अब देखो मैं इसकी नेमिंग आपको समझाऊंगी, बहुत बढ़िया। Okay guys, now Triticum durum and Sickle cereal. Sickle cereal is the name for the rye. Triticum durum is a durum variety of the wheat. अब हमने कहा यहाँ पर इसके अंदर 4n equals to 28. अब टर्मिनोलॉजी थोड़ी ध्यान से समझिए। 4n equals to 28 ऑब्वियस सी बात है, खुद एक टेट्राप्लॉइड वैरायटी है, ऑटोपॉलीप्लॉइडी इसके अंदर इंड्यूस्ड है, इट्स अ टेट्राप्लॉइड वैरायटी इटसेल्फ, राइट? एंड बेस्ड ऑन दैट टेट्राप्लॉइड वैरायटी हमने यहाँ पर ये कहा, राइट? इसके अंदर प्रेजेंट क्या है? ट्रिपल 4 times A क्वाड्रिक A equals to 28 और वहां पर BB equals to 14। अगर मैं इसका बेटा सेल टाइप ऐसे बनाऊं तो वैल्यू बहुत ध्यान से समझना। मैं इसमें कहूं कितने जीनोम है, हाउ मेनी जीनोम्स आर देयर इन दिस सेल ट्रिटिकम ड्यूरम? यस गाइस, हाउ मेनी जीनोम आर देयर? जीनोम्स आने 4, genome is 4। जितने number of set of the chromosome, haploid set of the chromosome is called as a genome, ठीक है ना? राइट, तो जीनोम कितना है मेरे पास? 4 है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें एक मैथ्स लगाओ एंड टेल मी व्हाट्स द बेसिक वैल्यू ऑफ जीनोम, व्हाट्स द बेसिक वैल्यू ऑफ जीनोम? जीनोम की बेसिक वैल्यू कितनी होगी? एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? 7। वेरी गुड, 7 into 4 equals to 28 ना, राइट? तो यहाँ हम एक चीज देते हैं, दैट इज कॉल्ड x। x is called as the basic number of chromosome। कितने बेसिक नंबर है? एंड n is the haploid value। इसकी haploid value क्या होगी? 2n ना, एंड haploid value equals to 14। तो haploid value किसके इक्वल होगी? इसकी 14 के इक्वल, राइट? और बेसिक वैल्यू किसके इक्वल होगी? इसकी 7। बेसिक वैल्यू का मीनिंग समझ आ गया, राइट? एवरीवन, वंस अगेन आई रिपीट बेटा, बेसिक वैल्यू मींस बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेट ऑफ द जीनोम। जीनोम के एक सेट में कितने बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, दैट इज कॉल्ड एज द बेसिक वैल्यू।
राइट, और जितने आपके जीनोम के सेट यहाँ पर प्रेजेंट हैं, राइट, कलेक्टिवली ऑल सेट टुगेदर, उनमें से जो हैप्लॉइड वैल्यू है, मींस उसकी हाफ वैल्यू है, राइट, वो हमारे पास कितनी होगी, दैट्स गोइंग टू बी, राइट, जो हमने कहा यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर, राइट, समझ आया यहाँ तक का पॉइंट, राइट। अब हमने कहा सिकेल सिरिल जो है हमारे पास राई, राइट, राई में हमने यहाँ पर डिस्टिंग्विश किया दैट कैपिटल बी इक्वल्स टू 14, राइट। सो अब मेरे पास यहाँ पर आ गया कि इसमें मैंने गैमीट बना दिए, तो डबल ए तो उससे आ गया डबल ए इक्वल्स टू 14 और वहां से बी इक्वल्स टू 7, तो मेरे पास हाइब्रिडिज्म करके ए बी इक्वल्स टू 21, ऑब्वियस सी बात है, ए तो भले ही क्रॉसओवर कर ले, बी तो क्रॉसओवर कर ही नहीं सकता, और ऑलरेडी इट इज ट्रिप्लॉइड, इट्स स्टेराइल हाइब्रिड। अब अगर स्टेराइल हाइब्रिड को डील करना है तो हमने काम क्या करें, पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करा दें, राइट, और पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस कराते हैं हमारे पास 4 टाइम्स ए डबल बी आ गया विच इज इक्वल्स टू 42, तो 6n इक्वल्स टू 42। तो अब अगर इसमें पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इक्वल्स टू 7 एंड n इक्वल्स टू 21, इज इट फाइन एवरीवन, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर आपको बनाना है ऑक्टाप्लॉइड ट्रिप्लॉइड वैरायटी। ऑक्टाप्लॉइड ट्रिप्लॉइड वैरायटी के अंदर आप क्या लेके चलोगे, 6n इक्वल्स टू 42, राइट, 6n इक्वल्स टू 42 आपने एज्यूम किया, और फटाफट से क्रॉस बनाओ जल्दी से इसका एंड टेल मी द रिजल्ट, राइट। हाँ जी, n की वैल्यू 14, n का मतलब बेटा आपका यहाँ पर 14 नहीं 21 है बच्चे, राइट, n की वैल्यू 21 इसीलिए आई बचा क्योंकि n मींस हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल क्रोमोसोम का कितना हाफ कंटेंट है, तो वो मेरे पास टोटल क्रोमोसोम का 42 है नंबर, सो हाफ कितने हो गए 21, यस, वेरी गुड जोया, गुड, राइट, वेरी गुड राजू। तो अब हमारे पास अगर देखा जाए बेटा तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है, राइट, 6n हमारे पास, अभी 28 जो लिखा है ना क्वेश्चन में, अगर एलोप्लॉइड हाइब्रिड पूछेगा तो आंसर 28 नहीं जाएगा, इसका मतलब एलोपॉलीप्लॉइड ही करा चुके, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 4 टाइम ए एंड 2 टाइम्स बी, ठीक है, राइट, समझ आ गया, मींस 28 का डबल दैट इज 56। अब मैंने कहा देखो यहाँ पर ट्रिटिकम एस्टिवम दैट इज द ब्रेड वैरायटी ऑफ द व्हीट, ये खुद ना ऑटो पॉलीप्लॉइड है, राइट, तो यहाँ पर 6 टाइम ए लिखा हमने इक्वल्स टू 42 और यहाँ पर बी बी इक्वल्स टू 14, तो यहाँ पर 3 ए आ गया इक्वल्स टू 21, बी इक्वल्स टू 7 एंड ऑन द हाइब्रिडिज्म, राइट, वी बेसिकली गेट द वैल्यू, हमें मिला ट्रिपल ए एंड 1 बी इक्वल्स टू 28, वेयर 4n इक्वल्स टू 28। अब 4n फिर स्टेराइल है क्योंकि ए तो भले ही क्रॉसओवर कर सकता है लेकिन ए बी अभी भी क्रॉसओवर नहीं कर सकता। अब मैंने इसमें इंड्यूस करा दी पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस कराते ही मेरे पास 4 टाइम्स ए 6 टाइम ए एंड 2 टाइम्स बी आ गया, तो 8n की वैल्यू आ गई मेरे पास 56, राइट। सो ऑन दैट बेसिस वी विल से जो x है हमारे पास वो रिप्रेजेंट करता है बेटा बेसिक वैल्यू ऑफ क्रोमोसोमल सेट, उसकी बेसिक वैल्यू कितनी है, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक सेट ऑफ जीनोम में प्रेजेंट है, राइट, इसी वजह से हर एक सेट आपका 7 क्रोमोसोम डिफाइन करता है, राइट, एंड 7 क्रोमोसोम इज डिफाइंस द वैल्यू ऑफ द x वेयर 8 into 7 equals to 56। नेक्स्ट हमने कहा n का मतलब हैप्लॉइड वैल्यू ऑफ द सेल दैट इज हाफ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो 8n अगर 56 के इक्वल है तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो गई 28, उसका हाफ बताना है। 8n से अगर मैं पूछूं हैप्लॉइड तो बच्चे दिमाग लगाते हैं कि भैया 4n कर देते, डिवाइड बाय 4 कर देते, नो, डिवाइड बाय 2 ओनली, राइट, क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर एक मैंने यहाँ मीनिंग लिखा हुआ है एम्फी टेट्राप्लॉइड और एलो ऑक्टाप्लॉइड। एम्फी मींस एम्फी मिक्सेस, रिमेंबर एम्फी मिक्स इज अ नेम गिवन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एम्फी टेट्राप्लॉइड का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद इट इज फॉर्म एज टेट्राप्लॉइड, लेकिन एलो पॉलीप्लॉइडी के बाद इट बिकम एज ऑक्टाप्लॉइड, तो हमने इसे नाम दिया एम्फी टेट्राप्लॉइड एंड डिफाइन इट एज द राइट एलो ऑक्टाप्लॉइड वैरायटी। Yeah, right, so on that basis we will define the complete polyploidy and the euploidy। तो यहाँ तक सबको concept अच्छे से clear है, right, everyone understood auto polyploidy क्या है हमारे पास, allo polyploidy क्या है, कोई doubt यहाँ तक सबसे पहले, right, very good guys, easy है topic, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है, कंसेप्ट क्लियर है, डन, वेरी गुड। अच्छा, अब आते हैं ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी, इसका ना कोई कॉमर्शियल एग्जांपल नहीं है, तो इसलिए कोई कॉमर्शियल एग्जांपल नहीं, तो मैंने लिखा नहीं है नोट्स में। ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी का मतलब कि आप पहले एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म में ऑटो पॉलीप्लॉइडी कराओ, फिर उससे हाइब्रिड बनाओ और उस हाइब्रिड का एलो पॉलीप्लॉइडी कराओ, समझ आ गया, दोनों टाइप मिक्स कर दो,
मीन्स आपको मुझे अब देखो एक हाइब्रिड मुझे कैसा बनाना है, एक हाइब्रिड मुझे ऐसा बनाना है जिसके अंदर मुझे क्या चाहिए कि प्लांट ए के जो है ना जीन नेटवर्क ज्यादा हो। तो प्लांट ए और प्लांट बी ना, लेट सपोज प्लांट ए मेरे पास 2n हो गया, प्लांट बी भी मेरे पास 2n हो गया, बट आई वांट प्लांट ए के कैरेक्टर मुझे ज्यादा डोमिनेटिंग चाहिए। तो मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, इसको 2n नहीं रखते, इसके जीनोम सेट को बढ़ा देते हैं, 4n कर देते हैं इसको। अब अगर बेटा मैंने इसको 4n कर दिया तो मेरे पास 4 टाइम्स ए हो गया, और बी तो मेरे पास अभी भी 2 टाइम्स था। तो ये पहले स्टेप में मैंने उसपे सेल्फ इंडक्शन कराया कॉल्चिसिन डाल के। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज दी ऑटो पॉलीप्लॉइडी। अब जैसे ही ऑटो पॉलीप्लॉइडी आ गया मेरे पास यहाँ पर ए की कॉपीज बन गई। उन ए की कॉपीज बनते ही मैंने गेमीट जब बनाया तो गेमीट मेरे पास डबल ए वाला बना, उससे बी वाला बना। तो डबल ए एंड बी मिलके मेरे पास ए बी आ गया। तो अब ए की वैल्यू ज्यादा है या बी की वैल्यू ज्यादा है? ए का वैल्यू ज्यादा है ना, ए का बेसिकली कंटेंट ज्यादा दिया आपने, जेनेटिक कॉम्पोजिशन ए की ज्यादा है, राइट। तो उसके बेसिस पे अब आपने इसमें क्योंकि 3n बना तो एलो पॉलीप्लॉइडी तो करानी पड़ेगी। तो आपने एलो पॉलीप्लॉइडी करा दी, तो ए की कितनी कॉपी बन गई? 4। बी की कितनी बन गई? 6। तो ए का भी कंटेंट ज्यादा रहा, मुझे यही तो चाहिए था। दिस इज कॉल्ड ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी। एवरीवन अंडरस्टूड कि पहले सेल्फ कराओ, फिर हाइब्रिड बनवाओ, फिर हाइब्रिड में एलो पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस। Any specific doubt till here? Fine, right? So this is basically being the case for auto allo poly, right? Once again I repeat जो है, अच्छा एक काम करो, एक क्रॉस बनाओ जरा, टेक प्लांट ए प्लांट बी, एक क्रॉस बनाओ फटाफट से, प्लांट ए प्लांट बी, प्लांट तो है ना, बेसिक वैल्यू सब कैलकुलेट करके बताना, चलो क्वेश्चन ही हो जाएगा आपका इसमें। प्लांट ए इज diploid with n equals to 18 and plant B is diploid with n equals to 14, 18 ही ले लो चलो, 18, राइट। तो ये कंडीशन है मेरे पास, generate an auto allo polyploid progeny with, एक सेकेंड, progeny with large content of B genome, right? Go for it guys, फटाफट से मुझे नेमिंग देना, x की वैल्यू देना, n की वैल्यू देना, लास्ट प्रोडक्ट जो आपका बन रहा है उसके अंदर, जल्दी से करो क्वेश्चंस को। तो एलो पॉलीप्लॉइडी कंप्लीट कराओ मयंक इसमें, ठीक है। ये तो आपने मुझे रिजल्ट उसका दे देना, ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी चाहिए मुझे, इसके अंदर कैसे जनरेट होगा। ओके अंकुर, वेरी गुड। वैल्यू ऑफ n and x,
x की वैल्यू दी है अशोक, n की है x की, क्योंकि बच्चे उल्टा लिखते हैं ना। बोथ, ओके, बोथ नहीं आएगा, गलती कर रहे हो। हाँ जी, गिविंग यू लास्ट मिनट गाइस एवरीवन, फिर डिस्कशन स्टार्ट करें इसका। अच्छा चलो, आई एम गिविंग ओके अंकल, फाइन, ओके रिया, now so let me discuss the question. Now see everyone, ant A is 2n equals to 18, so I simply write AA equals to 80, पहले मैंने ये लिख दिया, ठीक है। मैंने लिखा प्लांट B equals to 2n equals to 18, that is BB equals to 18, but we need more genome content, हमें इसका जीनोम कंटेंट ज्यादा चाहिए, तो सबसे पहले इसमें इंड्यूस करा दी ऑटो पॉलीप्लॉइडी। अगर ऑटो पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करा दी तो ट्रिपल मैंने 4 टाइम्स भी कर दिया, इक्वल्स टू 36 आ गया मेरे पास वैल्यू, राइट। अब अगर मैंने कहा यहाँ पर, तो सबसे पहले इसमें से हम गैमीट्स बनाते हैं, तो गैमीट्स इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 9 एंड BB इक्वल्स टू 18, राइट। अब इसके अंदर हमने पढ़ा zygote which is formed as amphitryploid, ट्रिप्लॉइड बनेगा, 3n वाला बनेगा ना मेरे पास, amphitryploid ABB equals to 27, राइट। अब मैंने यहाँ पर करा दिया एलो पॉलीप्लॉइड, अगर एलो पॉलीप्लॉइडी करा दी तो मेरे पास A तो डबल हो गया और B की 4 कॉपी आ गई, एंड 27 का मुझे क्या कराना पड़ेगा बच्चे, डबल, 27 का डबल कराया 50, वी गेट द फाइनल, अब समझ आया ना सबको, राइट। तो वी गेट फाइनल हाइब्रिड is 6n equals to 54, राइट। तो अब अगर मैं कहूँ तो मेरे पास ये हाइब्रिड आया था, सो इस हाइब्रिड के अंदर हमने कहा x इक्वल्स टू 9 एंड n इक्वल्स टू 27, है ना बेटा, राइट। अब अगर मैंने कहा जो मेरे पास ये आया था ABB, उसके अंदर x equals to 9 and n equals to 8, क्योंकि n मेरे पास ऑड नंबर में आ रहा है, राइट। तो आई जस्ट राइट 27/2, राइट। तो मैं इसको सिर्फ 27/2, समझ आया सबको कंडीशन, एवरीवन अंडरस्टूड, राइट। अच्छा A का भी लिख लेते हैं, चलो, राइट। A आया था, राइट। A इक्वल्स टू 2n इक्वल्स टू 18, तो वापस x इक्वल्स टू 9 और उसी के साथ n इक्वल्स टू 9, ठीक है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी गेट द होल वैल्यू, राइट। क्लियर है बच्चे से, this is where we end up the whole autopolyploidy, allopolyploidy, polyploidy and this one. Yes, okay, right। रिया 27/2 इसीलिए बेटा क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, A डबल भी आ रहा है ना, राइट। जहाँ पर 3n की वैल्यू कितनी है मेरे पास, राइट, 3n इक्वल्स टू 27, अब मैं उसका n निकालूंगी तो उसका हाफ हो गया, तो 27 का हाफ तो ऑड में आएगा मेरे पास, दैट्स वाई 27/2,
राइट। हाँ, डबल ए की भी मैंने हर एक की बता दी आपको केस मंच का, आपको सिर्फ एंड की लिखनी थी, बट आई जस्ट एक्सप्लेन यू ऑल। राइट, अब क्लियर है सबको क्वेश्चन, यस और नो? कंप्लीटेड, राइट एवरीवन, वेरी गुड। राइट, सो डन है यहाँ तक बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज मूविंग टू क्रोमोसोमल एबरेशन। राइट, क्रोमोसोमल एबरेशन पे आते हैं। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ द म्यूटेशन, तो पहला हो गया हमारे पास जीनोमैटिक म्यूटेशन या खत्म, जहां हमने दो टाइप्स पढ़े, इधर इट कैन गो फॉर एन्यूप्लॉइडी और इट कैन गो फॉर यूप्लॉइडी, दोनों में से कोई भी एक कैटेगरी फॉलो अप हो सकती है। राइट, अब आते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी पे, विच इज कॉल्ड क्रोमोसोमल एबरेशन। बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से समझना, सबसे छोटा पार्ट है ये म्यूटेशन का, क्रोमोसोमल एबरेशन। राइट, अब क्रोमोसोमल एबरेशन हमें क्या समझाता है बेटा? हाँ, असाइनमेंट, राइट अभिषेक, राइट, जस्ट एक कैटेगरी में इसकी समझा दूं, डिलीशन, फिर असाइनमेंट कर दूं। राइट, क्रोमोसोमल एबरेशन का मतलब, राइट, इट्स अ म्यूटेशन व्हिच अराइजेस ड्यू टू अल्टरेशन इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से अराइज होता है। राइट, तो हमने कहा इट कैन ईदर बी स्टडीड एज डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन, चार कैटेगरी। सबसे पहली, सबसे सिंपल कैटेगरी आज पढ़ते हैं इसी की, राइट, दैट इज कॉल्ड डिलीशन। डिलीशन का मतलब क्रोमोसोम की सेगमेंट को तोड़ दो, राइट, उसको ब्रेक कर दो, राइट, उसको डिलीट कर दो इन्फॉर्मेशन को। तो इट इज व्हाट, एक क्रोमोसोम के अंदर ही चेंज कर रहे हो ना, इसलिए इसे क्या कह सकते हो? इंट्रा क्रोमोसोमल एबरेशन। What we name it as intra chromosomal aberration. Intra means inside, right? तो intra chromosomal aberration, जिसकी वजह से क्रोमोसोम का और उसकी फंक्शनल इंफॉर्मेशन का क्या हो गया? लॉस हो गया। राइट, अब देखो हम कट करते कैसे। राइट, हमने कहा लेट सपोज ये क्रोमोसोम है और ये A to G ना, मैंने जीन्स लिखे हुए हैं इसके ऊपर, मैंने कहा टर्मिनल डिलीशन करना, लास्ट पॉइंट पे डिलीट करना है बस। तो मैंने एक निक क्रिएट की। निक का मतलब सबको पता है, बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्ड जो बीच में, सॉरी हाइड्रोजन के जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दिया। राइट, उसकी वजह से मेरे पास ये एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये लास्ट में जो निक क्रिएट करता है न्यूक्लिक एसिड के बीच में, जो कट क्रिएट करता है, वो तो एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस होता है, और जो एक परफेक्ट पोजीशन पे अंदर जाके करता है उसे क्या कहते हो? एंडोन्यूक्लियस। तो मैंने तो लास्ट में किया ना, तो एक्सोन्यूक्लियस ने निक क्रिएट की, लेंथ देखो छोटी हो गई, F और G का लॉस हो गया। मींस इस पर्टिकुलर सेल के पास अब F और G के जीन का फंक्शन मिलेगा ही, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल डिलीशन। राइट, लेकिन अगर मैं इन बिटवीन इसको कट करती हूँ, मींस इन बिटवीन कट करूंगी, तो एक निक से क्रिएट तो नहीं होगा, मुझे दो कट क्रिएट करने पड़ेंगे, दो निक लगाने पड़ेंगे। तो मैंने प्रोडक्शन की निक की एक स्पेसिफिक साइड पे कि मुझे EFG उड़ाना था यहाँ से। राइट, तो अब स्पेसिफिक साइड पे कट करना है, तो अभी आगे जब वो पढ़ोगे ना बायोटेक्नोलॉजी जूलॉजी में, वहां पढ़ोगे रिकॉग्निशन साइट्स, और ये कट करने वाले होते हैं बेसिकली एंडोन्यूक्लियसेस। राइट, और एंडोन्यूक्लियस जैसे EcoR1 पढ़ोगे, जिसकी एक पर्टिकुलर साइट होती है जहां वो कट करते हैं। तो इस साइट पे उन्होंने कट किया और ये पूरी की पूरी सेगमेंट हटा दी, और फिर निक हटने के बाद वो ज्वाइन भी हुए, किसके थ्रू ज्वाइन हुए? लाइगेज के थ्रू। राइट, तो अब मैंने कहा यहाँ पर A B C D और H, तो लॉस किसका हो गया? EFG का। राइट, दिस इज कॉल्ड एज डिलीशन। कि या तो आप टर्मिनल साइड पे करो, टर्मिनल साइड पे करोगे बेटा तो उसको क्या कह दोगे? टर्मिनल डिलीशन। लेकिन अगर इन बिटवीन करोगे, इंटरमीडिएट साइड पे करोगे, तो उसे क्या कह दोगे? इंटर कैलोरी डिलीशन। अब हमने कहा बच्चे, राइट, जो डिलीशन है इसका एक बेस्ट एग्जांपल, राइट, जो इसमें हमें समझना है, दैट इज कॉल्ड क्राइड्यू-चाट सिंड्रोम। बस एक एग्जांपल ये वाला, राइट, उसके बाद असाइनमेंट डिस्कस करते हैं। क्राइड्यू-चाट सिंड्रोम एक ऐसा क्रोमोसोमल एबरेशन, ये बहुत बार नीट में रिपीट हो चुका है, जो अराइज होता है जब क्रोमोसोम नंबर 5 के शॉर्ट आर्म पे, P आर्म का रीजन डिलीट हो जाता है, टॉप मोस्ट रीजन डिलीट हो जाता है, मींस टर्मिनल डिलीशन हो जाता है। राइट, वो 5p डिलीशन को हम लिखते कैसे? 5p माइनस, क्योंकि शॉर्ट आर्म पे हुआ ना, तो वी राइट 5th क्रोमोसोम P आर्म माइनस मींस डिलीशन, और यू कैन राइट इट इन अ लैंग्वेज आल्सो 5p डिलीशन। ठीक है, Q आर्म पे नहीं, याद रखना। इसकी वजह से क्या होता है? Right, because of this condition, the baby is having the high-pitched cry, right? And high-pitched cry की वजह से baby mew like basically baby cry sound look like a mewing of cat, जैसे cat रो रही होती है ना, वैसे लगता है। राइट, और ये डिसऑर्डर क्या, बेसिकली ये डिसऑर्डर जो होता है ना हमारे पास डिलीशन की वजह से, जो क्राइड्यू-चाट सिंड्रोम आया, राइट, इसमें बेबी अगर 1 ईयर तक उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो गया, 1 ईयर तक प्रॉपर उसको दे दिया गया, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट कर दिया गया, इसका ट्रीटमेंट फाइंडेड है ऑलरेडी, राइट, तो उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि बेबी सर्वाइव कर जाए।
लेकिन अगर 1 ईयर के अंदर अंदर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, राइट, तो बेबी वोंट सर्वाइव आफ्टर 3 इयर्स, राइट। 3 to 4 इयर्स की उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, उसके बाद सर्वाइव नहीं करता, बिकॉज म्यूइंग ऑफ कैट की वजह से देयर इज अ ब्लॉकेज इन द ट्रैकिया, राइट, एंड बिकॉज ऑफ द ट्रैकिया ब्लॉकेज बेबी सडनली डाई, राइट, ड्यूरिंग दैट कंप्लीट क्राइंग एक्टिविटी ओनली, राइट। सो इसी वजह से ये हमें दिखता है केस, राइट। समझ आया पॉइंट? एवरीवन अंडरस्टूड? डिलीशन क्लियर है सबको अच्छे से? क्रोमोसोमल एब्रेशन का फर्स्ट टाइप निक क्लियर है? एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस याद है? बायोमोलिक्यूल सब पढ़ा हुआ है ना पहले, राइट? यस गाइस, कंप्लीटेड है यहाँ तक? एवरीवन अंडरस्टूड? कहाँ चले जाते हैं सारे? निक वंस अगेन, निक का मतलब बेटा इज जस्ट एक कट क्रिएट करना, राइट। एंडोन्यूक्लियस न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है? बॉन्ड को ब्रेक करके कट क्रिएट करता है, राइट। तो अगर लास्ट में निक होती है ना तो वो एक्सोन्यूक्लियस करता है, अगर इन बिटवीन कोई एक स्पेसिफिक रीजन पे निक करनी है तो वो एंडोन्यूक्लियस करता है, ठीक है? डन? ओके गाइस, राइट। तो एक मैं जरूर को मोबाइल उठा लूं अपना, राइट, और फिर आपसे डिस्कस करें। ओके गाइस, नाउ अब असाइनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा बेसिकली, राइट, एवरी चाइल्ड क्राई लाइक अ कैट। नो रजुल, एवरी चाइल्ड डोंट क्राई लाइक अ कैट, राइट। हर चाइल्ड में नहीं होता कि इस कैट का मतलब बिल्कुल कैट की म्यूइंग की तरह आवाज लगती है, ठीक है अंकुर? राइट, दैट्स अ सिंड्रोम जहां 5th क्रोमोसोम के पी आर्म पे डिलीशन हो जाता है, बिकॉज ऑफ दैट वी रिकॉग्नाइज इट, ठीक है? राइट, अब क्लियर है सबको अच्छे से? आपके जरा एक बार असाइनमेंट खोलो सबके क्वेश्चन जरा डिस्कस करें। अच्छा, एक क्वेश्चन भी मुझे भेजा था, ये क्वेश्चन मुझे कराना भी था आपको। अभिषेक ने भेजा था ना शायद, एक क्वेश्चन किसने भेजा मुझे? अभिषेक ने भेजा एक सेकंड। हाँ जी, तो अब आते हैं आपके जेनेटिक्स के असाइनमेंट में। क्वेश्चन हो गए हैं सबके? मैं फटाफट से सबको समझाती जाती हूँ क्या क्या क्वेश्चन में था, राइट, एंड लेट्स सी कितनों ने करेक्ट किए। तो सेल्फ इवैल्यूएट करना है बेटा आपको। पहला क्वेश्चन था, क्रॉस हैज बीन मेड बिटवीन डबल हेटेरोजाइगोट, राइट, एंड वी विल से ट्रायंगुलर फ्रूट एंड अवॉइड फ्रूट इन कैप्सुला, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? अब इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ने दिया डबल हेटेरोजाइगोट, राइट, और उसी के साथ साथ आपका यहाँ पर ट्रायंगुलर एंड अवॉइड फ्रूट। अब कैप्सुला के अंदर कैप्सुला बुर्सा पिस्टोरिस, फ्रूट का शेप कौन सा ट्रेट होता है? डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। तो जस्ट डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन वाला फॉलो अप करना था, क्वेश्चन बड़े आराम से था, ठीक है? यही किया है सबने, राइट। अब मुझे बताते जाना जैसे जैसे किए, राइट। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन वाला करना है, राइट। तो 15:1 वाला रेशो, डायहाइब्रिड क्रॉस, जब कोई क्रॉस नहीं दे रखा होता तो इट इज जस्ट एन F2 क्रॉस, मींस आपको पहचान के सिर्फ अवॉइड फ्रूट का इसमें समझाना था, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद अ कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 alleles ऑफ अ डिफरेंट जीन लोकेटेड ऑन डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम। ऑब्वियसली बात है, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलीजेनिक, राइट। व्हाट विल बी द फाइनल नंबर ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप अचीव्ड इन द F2 जनरेशन? हो जाएगा आराम से, 2n+1 का फॉर्मूला लगा दो फिनोटाइप के लिए, 3n का फॉर्मूला लगा दो जीनोटाइप के लिए, राइट, ठीक है बेटा? राइट, अंडरस्टूड एवरीवन? किए हैं सबने? क्वेश्चन नहीं किए? मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा है इसमें, राइट। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन म्यूलाटो एंड वेरी लाइट इंडिविजुअल। अब म्यूलाटो एंड वेरी लाइट इंडिविजुअल बोल रहा है बेटा, तो म्यूलाटो का मतलब ह्यूमन स्किन कलर, पॉलीजेनिक की बात कर रहे हैं, तो आप क्या लेके चलोगे? F1 लेके चलोगे, आपका यहाँ पर म्यूलाटो इज F1 ओनली, राइट। और उसका आपने क्रॉस किसके साथ किया है? वेरी लाइट इंडिविजुअल मींस कंप्लीटली रेसेसिव के साथ, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी। कौन सा क्रॉस है ये? विच क्रॉस इट इज इट ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस? ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस लग रहा है हमें, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, क्रॉस विद दिस, राइट, बिल्कुल। तो ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करना है, क्वेश्चन का आंसर निकाल देना है, पेरेंटल फिनोटाइप, ठीक है? पेरेंटल फिनोटाइप डायरेक्टली मिल जाएगा मुझको, और आंसर आपका 1/80 आएगा इसके अंदर, ठीक है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ वन, 2 genes are independently assorting such that what will be the probability that offspring show complete recessive trait as the gene show interaction when one gene modify the another? कौन सा interaction है इसके अंदर? One gene modify the another, one gene modify the another, it is supplementary gene interaction। modify बोल दिया ना वर्ड, सिर्फ modify से पहचानना है,
ये क्वेश्चन सिर्फ इंटरेक्शन पे बेस्ड है सारे, राइट आपको बिल्कुल सप्लीमेंट्री पहचानना था, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में रेशो पता है 934 आती है, राइट उसके अंदर से कंप्लीट रिसेसिव वाली रेशो निकाल लो, राइट मेंबर डायरेक्ट आंसर कर दो उसका, कुछ क्रॉस बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इतने सिंपल थे कि इनमें क्रॉस बनाने की जरूरत ही नहीं है, कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट लगाना है, आंसर आपके पास हो, ठीक है। Next one, what will be the probability of offspring with the trait expressed by recombinant combination of gene when a dihybrid cross having two genes located on same chromosome at negligible distance? क्या क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा? फिफ्थ वन, नेग्लिजिबल डिस्टेंस पे है, इसका मतलब कौन सा क्रॉस हम कंसिडर करेंगे इसके अंदर? कंप्लीट लिंकेज, लिंकेज नहीं कंप्लीट लिंकेज सामने, कंप्लीट लिंकेज। अब उसने पूछा मुझसे राइट ऑफस्प्रिंग ऑफ ट्रेट बाय रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन, तो रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन 0%, आंसर सिंपल 0%। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड वो दिए जो नीट में आते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन नीट में ऐसे क्वेश्चंस में नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपसे कंसेप्ट पूछा जाता है, ठीक है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन 6, mother with AB blood group marries men with A blood group, तो सिंपल जैसे लास्ट टाइम भी दिया था, probability that the progeny that the girl child will have B blood group, ऑब्वियस सी बात है A को हेटेरोजाइगस लेके चलोगे, राइट, तो B blood group आने के चांस 1/4, फीमेल चाइल्ड आने के चांस 1/2, 1/2 into 1/4, आंसर क्या आ गया आपका 1/8, हो गया क्वेश्चन 1/8 आ गया आंसर सबका, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, question number 7, if two genes are interacting together such that one gene is dominant in dominant state mask the expression of another gene, one gene in dominant state mask the expression, कौन सा process में consider कर रहे हैं, right, one gene in dominant state mask the expression of another gene, are we talking about dominant epistasis, right, dominant epistasis masking से पता चल गया हमारे को, right, dominant epistasis है, right, what will be the probability that offspring with new trait का पूछ रहा है, new trait का मतलब epistatic trait, right, F2 में मिलेगा तो 12:3:1 की रेशियो आती है, आंसर सिंपल 12/16, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें क्रॉस बना लो, राइट, इसलिए मैंने कहा था ये असाइनमेंट अच्छे से करना, इससे आपका कंसेप्ट पूरा सॉलिड हो जाएगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, a cross is made between double heterozygote sweet pea plant and a pure recessive plant, sweet pea plant पे आ गए अब हम, ठीक है, having flower color and pollen shape, अब आ जाओ flower color and pollen shape, कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये, बेटिसन एंड पनेट एक्सपेरिमेंट, क्या था 1771 राइट, जहाँ फ्लावर कलर और पोलन शेप को लेके चल रहे थे, राइट, बस वही चीज पहचाननी है इसके अंदर, राइट, और क्वेश्चन ने क्या कहा, व्हाट प्रोपोर्शन हैज शो द पेरेंटल ट्रेट, मींस टेस्ट क्रॉस आपको लेके चलना है, पेरेंटल ट्रेट कितना आता है, चाहे सिस लेके चलो चाहे ट्रांस लेके चलो, पेरेंटल इज 14/60, आंसर इज सिंपल 14/60, राइट। Now the next one, if red-eye male is crossed with the white-eye female, what proportion of their progeny grandchild show parental trait, तो means F1 के बाद F2 बनाना है, और F2 के अंदर parental trait देखना है, किसमें white eye आ रही है किसमें red eye आ रही है, राइट, क्रॉस डायरेक्ट करना है आपको यहाँ पर, ठीक है, राइट, नहीं मल्टीपल एलिज्म नहीं है, आई कलर एंड ड्रोसोफिला, सिंपल क्रॉस इनहेरिटेंस फॉलो अप करना है इसके अंदर, राइट। 10th, hemophilic man marries a normal woman, right, hemophilic man means XY, right, marries a normal woman that is XY, लेकिन one of the son appear as deceased, means female XX नहीं है, female XXC है, carrier है, right, क्योंकि एक son deceased है, right, अब उस केस में डॉटर के डिसीज के चांसेस निकाल लें, क्रॉस बनाओ डॉटर के डिसीज के चांसेस आ जाएंगे, राइट, समझ आया असाइनमेंट, यस गाइस एवरीवन, कितनों के सारे सही हैं, whosoever is being done, how many of the questions are correct, 9 wrong Manchika, अच्छा 9th wrong, okay, 9 last incorrect, okay, and rest are being clear, 7, okay, right, अच्छा अब एक काम मुझे करना है, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल चैट पे इसके आंसर्स भेज दिए, ठीक है, सबने क्या करना है, आंसर्स इसके पूरे सॉल्व करके क्वेश्चन के असाइनमेंट के एक वर्ड डॉक में, हर एक बच्चे का मुझे वर्ड डॉक मिल जाए, ठीक है, एक वर्ड डॉक के अंदर इसके असाइनमेंट या सारी फोटोज को एक जगह कंपाइल कर देना, अलग अलग फोटो मत भेजना, उसमें ढूंढने में बड़ा टाइम लग जाता है, एक बच्चे के नाम से वो सारे 10 क्वेश्चंस की 10 फोटोज कंपाइल होके मुझे मिल जाए, इसमें तो सब एक्सपर्ट है, राइट, हो जाएगा। एक क्वेश्चन अभिषेक ने शेयर कर रखा है, इसका मैं रिस्पॉन्स अभी चैट पे दे दूंगी आपको, राइट, और ये क्वेश्चन एक बार सब करेंगे सॉल्व, राइट, क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे,
fine, right? And we'll discuss the rest in the coming class. Okay everyone, तो task हो जाएगा. Assignment 3 will be uploaded to you, right, in the Saturday, right? Saturday को upload करूँगी. क्लास पीपीटी से ही हो, नेट कनेक्शन भी बहुत. ओके श्रेया, ओके पीपीटी से ही करेंगे बेटा. अभी तो मेरे पास भी जुगाड़ नहीं है, मैं भी कर लूँ, थोड़ा टाइम मुझे भी लगेगा. ठीक है, पहले अभी तो पीपीटी से ही करेंगे फिलहाल, राइट? नो वरीज, फाइन. ओके एवरीवन, सो कंप्लीट करो यहाँ तक अच्छे से, राइट? विल मीट यू इन द मंडेज क्लास नाउ, राइट? एंड विल स्टार्ट विद द म्यूटेशन खत्म कर देंगे और पेडिग्री एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, राइट? इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द होल चैप्टर, फाइन, right? So let's end up the class over here, fine, right? And prepare very well guys, right? और मैं भी upload कर दूँगी